अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा है। ओके, ठीक है, आवाज़ क्लियर आ रही है। थैंक यू वेरी मच। एज यूजुअल चैप्टर की आउटलाइन आई हैव रिपीटेड दिस 2 टाइम्स, 2 बार रिपीट कर चुके हैं और जस्ट रिव्यू है। जस्ट पास ऑन द स्लाइड्स। ये जो हम पढ़ चुके हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी, फर्दर क्वालिटी को हमने काफ़ी डिस्कस किया है। क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट, प्रिवेंशन है, अप्रेजल है, इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, ये कल हमने देखा था। कल से हमने यहाँ से, कल का लेक्चर इसमें यहाँ से स्टार्ट किया था। डायमेंट्स के 14 पॉइंट 1 बाय 1 हमने देखे थे कि टोटल क्वालिटी को ओवरऑल कैसे मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। और उसके लिए डायमेंट्स ने अपने 14 पॉइंट्स दिए थे कि दिस इज हाउ यू कैन मैनेज टोटल क्वालिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कंसिस्टेंसी है, न्यू फिलॉसफी है। इंस्पेक्शन के ऊपर हमने काफ़ी डिस्कस किया था। इंस्पेक्शन का रिमूव, इट्स अ डिबेटेबल पॉइंट, बट मोस्टली ऑथर इस जो क्वालिटी के हैं वो इस फेवर में है कि इंस्पेक्शन नहीं होनी चाहिए। प्रोसेस इंप्रूवमेंट की, ट्रेनिंग की, लीडरशिप के इन्वॉल्वमेंट में हमने काफ़ी देखा कि लीडरशिप मस्ट बी इन्वॉल्व, ठीक है। जो कि आगे हम फिर फर्दर भी देखेंगे। फंडामेंटल फीचर्स ऑफ TQM, जो बुनियादी फीचर्स हैं, जो बुनियाद है आप कह सकते हैं, वो यहाँ पे इन्होंने दी 4 जो फंडामेंटल्स हैं, जिसमें अगेन वही बात आती है कि कमिटमेंट फ्रॉम सीनियर मैनेजर, जो डेमिंग के पॉइंट थे उनमें से भी पॉइंट हैं। इवन TQM की जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन की ही ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ एरर्स बिफोर दे अकर, ठीक है। ये हमने देखा था कि एरर होने से पहले ही उसको प्रिवेंट कर दिया जाए। मैंने कल आपको बताया था, हमारी ऑयल कंपनी में हमने जो सेफ्टी इंस्पेक्टर हायर किया, उसने वाकई बहुत ऐसे मेजर्स लिए कि जो उससे पहले हमें नज़र नहीं आते थे और हमने कभी उसको इतना कंसिडर नहीं किया। जैसे मैंने बताया कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करनी है, उसके बटन से उनके ऊपर लिख देना कि जब आप वापस जाएं तो आप मेक श्योर करें कि सारी लाइट्स ऑफ हैं। हमारे कंप्यूटर्स के मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर सेफ्टी ऑफिसर ने मॉनिटर्स के ऊपर, जो स्क्रीन से ऊपर प्लास्टिक की स्पेस होती है, वहाँ पे लिखा होता है मेक श्योर व्हेन यू लीव द ऑफिस, ठीक है, लाइक 5 o'clock, तो कंप्यूटर्स आर प्रॉपरली शट डाउन, क्योंकि उससे आग लगने का खतरा होता है, ठीक है। इसी तरह एक चीज़, हमारे बेसमेंट से बैक साइड की स्टेयर्स जाती थी और होता था कि जो नए गेस्ट होते थे या कोई ऐसे हैं जो कि फर्स्ट टाइम आए हैं, तो उन्हें नहीं पता होता था, क्योंकि ऊपर से उसका जो है वो सर लगने का खदशा होता था और बाज़ लोगों के सर लगे भी हैं। अब सेफ्टी ऑफिसर ने क्या क्या किया, मैंने उधर 3 साल जॉब की। 1.5 साल बाद सेफ्टी ऑफिसर जब हायर हुआ, अपॉइंट हो गया, अपॉइंट होते साथ ही पहले हमारी साइट पे गया, जो साइट सिंध के अंदर हमें मिली हुई थी, जहाँ पे हम ड्रिलिंग करते थे, वहाँ पे भी उसने साइट के ऊपर भी बहुत सेफ्टी मेजर्स लिए। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चेंजेस हमने देखी, उनमें जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि 1.5 साल बाद हमने ये भी देखा कि वो जहाँ पे सर लगता था, उसने हर स्टेयर्स पे जो स्पेस होती है एक स्टेप से दूसरे स्टेप की, वहाँ पे लिख के लगाया वॉच योर हेड। और जो सामने स्टेयर्स आप सीधा जाते हैं और फिर राइट से ऊपर दोबारा जाते हैं, बीच में जो स्पेस होती है, गैप होती है, वहाँ सामने दीवार पे भी लिख के लगाया। और जहाँ पे सर लगता होता था वहाँ पे उसने हाई विजिबिलिटी स्टिकर लगा दिया, जिससे लोगों को इजीली पता लग सके। और उससे जो है वो प्रिवेंट किए बहुत ज़्यादा लोगों की जो हेड इंजरीज हैं उनको। बाज़ लोग बता देते थे, बाज़ समटाइम बिजी होते थे, नहीं पता लगता था, और कोई आदमी अगर जाना चाहता है उस तरफ से, उस रास्ते से, तो उसका सर लगता था। दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ली जाती हैं, जिसके अंदर अगर एक फैक्ट्री के अंदर काम होता है,
तो उसमें सेफ्टी हेलमेट है, हाई विजिबिलिटी जैकेट्स हैं, सेफ्टी बूट्स होते हैं, ग्लव्स होते हैं। अगर पेंट का काम कहीं पे हो रहा है तो वहाँ पे मास्क एंड ग्लासेस वाइट कलर की होती हैं। ये सारे सेफ्टी मेजर्स होते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर किसी लिहाज से भी कोई प्रॉब्लम या इश्यूज ना आए, चीज़ें मुतासर ना हो, क्वालिटी मुतासर ना हो आपकी प्रोडक्शन की। ये हमने पेस्टल के अंदर लीगल फैक्टर्स में भी पढ़ा। पाकिस्तान के अंदर ये सारे कानून मौजूद हैं जिसके अंदर आप लीगल मैटर्स के अंदर जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, फैक्ट्री हैं, वहाँ पे बाय लॉ ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, फूड से रिलेटेड भी है और नॉन फूड आइटम से भी है। मशीनरी जहाँ पे बनती है, मशीनरी में लेबर ने क्या पहनना चाहिए, लेबर ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें, ताकि आप जो है प्रिवेंट कर सकें किसी मिसहैप को इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एज वेल। और फिर वो इसको वॉच करते हैं, देखते हैं, और फिर वही बात आता है क्वालिटी कंट्रोल वाले भी होते हैं जो एक आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट होता है, फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन जो सैंपल बनाती हैं और अथॉरिटीज उस सैंपल को पास करती हैं, वो तो बहुत क्वालिटी का होता है, लेकिन उसके बाद उसकी क्वालिटी उस लिहाज से मेंटेन नहीं की जाती। सो प्रिवेंशन हमने देखी थी, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट थी, रियल पार्टिसिपेशन बाय ऑल, एंड ऑल में लास्ट में इस फीचर में उसने कहा कि कमिटमेंट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट भी लाजमी है, मस्ट है वो इन्वॉल्व हो। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स, फॉलोइंग टूल्स से जिसमें हमने क्वालिटी सर्कल्स स्टार्ट किए थे, उसके एडवांटेज देखे थे और उसके कुछ फीचर्स हम देख रहे थे। फिर काइजन है, 5S प्रैक्टिसेस और 6 सिग्मा है। इंशाल्लाह आज हम सारे टूल्स फिनिश कर लेंगे। ठीक है, क्वालिटी सर्कल, कल कुछ क्वेश्चंस भी आए थे, इससे डिबेट भी हुई थी और हमने देखा था इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग आते हैं, बैठते हैं रैंडमली और बैठ के मीटिंग करते हैं, लेकिन ऑन रेगुलर बेसिस के ऊपर। ठीक है, अगर वो मंथली 2 मीटिंग्स हैं, फोर्टनाइटली मीटिंग करते हैं, 2 वीक्स बाद एक मीटिंग होती है, फिर 2 वीक्स बाद एक होती है, इट डिपेंड्स ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और उनकी वर्किंग, उनके साइज के ऊपर भी, और ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर भी मैटर कर रहा होता है कि प्रोडक्ट किस स्टेज के ऊपर है, प्रोडक्ट की सक्सेस के ऊपर भी है। इफ इट इज इनिशियल स्टेजेस ऑफ ए प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, कमर्शलाइज कर दिया, मार्केट के अंदर है, तो फिर तो आपको काफ़ी रिगरसली इसको जो है वो मीटिंग्स हो सकता है, वीक के अंदर आपको ऑल डिपार्टमेंट्स के जो है वो क्वालिटी सर्कल्स जो है वो मैनेज करने पड़ेंगे, क्योंकि ओवर देयर इज़ अ फीडबैक ऑफ द कस्टमर कंटिन्यूसली, जो कि आपकी सेल्स की टीम्स लेके आती हैं और सेल की टीम इन्वॉल्व होगी और वो देखते हैं रिस्पॉन्स क्या है कस्टमर का, जब आपने एक प्रोडक्ट को कमर्शलाइज किया, लॉन्च किया, वो क्या कहते हैं। पर्पस इसका ये होता है कि अगर फ्रॉम रॉ मटेरियल टिल फिनिश गुड तक जितने लोग इन्वॉल्व हैं, जो क्वालिटी की डेफिनेशन हमने शुरू में देखी थी और क्वालिटी मैनेजमेंट हमने देखी थी, वो लोग जो है बैठ के इसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करते हैं। कल जैसे एग्जांपल दी थी कि एक स्पेयर पार्ट जो एक प्रोडक्ट के अंदर एक रॉ मटेरियल जो यूज़ होना है और उसमें डैमेज आते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कम और कोई बिल्कुल माइनर डैमेजेस हैं, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं क्या रीज़न है, ये डैमेज क्यों आ रहा है, फिर उस रीज़न को आइडेंटिफाई करके करेक्ट करते हैं। जैसे मैंने कल बताया कि लोडिंग अनलोडिंग के अंदर रफली हैंडेड है, उनको फेंक दिया जाता है, थ्रो कर दिया जाता है, और जिसके अंदर वो प्रोडक्ट्स डैमेज होते हैं, इवन दे आर पैक्ड इन ए बॉक्स, लेकिन अगर उनको रफली हैंडेड किया जाए और अगर ये डैमेज प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट होकर फिनिश गुड में जाता है, तो ये फ्यूचर के अंदर ये प्रोडक्ट जो है, ये एक पार्ट जो है वो डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एकदम एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर जो जहाज़ तबाह हो गए, उनके इंजन में आग लगी, उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो एक इंजन के अंदर एक स्मॉल पुर्जा था जिसके अंदर क्रैक पैदा हुआ,
बिल्कुल स्टील का एक पुर्जा था, और उस क्रैक की वजह से वो सारा इंजन जो है वो जल गया, और वो जहाज तबाह हो गया, गिर गया, और उसमें लोगों की डेथ्स हुई थी। ये नेशनल ज्योग्राफिक के अंदर एयरलाइन की क्रैश के इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर प्रोग्राम था। तो वहाँ पे ओवर देयर उन्होंने उस पार्ट को जाके फिर देखा, उसकी प्रोडक्शन को, उसकी क्वालिटी को जज किया, और फिर आइडेंटिफाई किया कि उस पार्ट की क्वालिटी के अंदर फॉल्ट था। जिस स्मॉल पार्ट के अंदर बिल्कुल उन्होंने उसको 3D इफेक्ट्स के साथ एनिमेट करके दिखाया कि उसके अंदर स्मॉल क्रैक से फिर वो क्रैक बढ़ता गया, तो उसकी क्वालिटी सही नहीं थी, जिसकी वजह से इवन जहाज जो है वो क्रैश हो गया। तो ये सारे पार्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। मैंने शायद आपको टोयोटा कंपनी की एग्जांपल दी थी। टोयोटा ऑल दो वेल नोन है यूएस के अंदर, लेकिन टोयोटा के अंदर उसकी ब्रेक के अंदर प्रॉब्लम आया था, और जिसके अंदर टोयोटा को बहुत बैड नेम, जैसे हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में, कि गुडविल ऑफ द कंपनी कंपनी की गुडविल खराब होती है। टोयोटा का केस चला अमेरिका के अंदर। टोयोटा की कोर्ट ने उन लोगों की हियरिंग्स ली जिन लोगों को ब्रेक फेलियर के प्रॉब्लम हुए, और हियरिंग थी, और बाज़ लोगों ने बताया कि हम 80 100 की स्पीड में जा रहे हैं और ब्रेक्स हमारी नहीं लगी। एंड व्हाट वी डिड, किसी ने कहा मैंने अपनी माँ को कॉल की, किसी ने कहा मैंने अपने शोर को कॉल की। एंड दीज आर द हियरिंग्स जिसके अंदर टोयोटा को ह्यूज जो है वो लॉस उठाना पड़ा, और ये उनकी प्रोग्रामिंग के अंदर जो ब्रेक का फेलियर था, ये उनकी प्रोग्रामिंग के अंदर इशू आ रहा था। और वो टोयोटा की उस सीरीज के अंदर एक नहीं, बहुत ज़्यादा गाड़ियों के अंदर इस ब्रेक फेलियर का प्रॉब्लम आया। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि आइडेंटिफाई होती हैं क्वालिटी सर्कल्स के अंदर। जैसे हमने एक स्पेयर पार्ट की एक एग्जांपल दी है कि अगर वो ख़राब है तो उसका इशू, वो पार्ट जितने भी प्रोडक्ट्स के अंदर लगेगा तो वो या उससे रिलेटेड या उसकी क्वालिटी सही नहीं है। जैसे एयरलाइन के उस इंजन के जहाज़ के इंजन की मैंने बात की, तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो आइडेंटिफाई होते हैं। इसके अंदर से प्रोसेस को इम्प्रूव भी करते हैं, प्रोडक्ट को फर्दर इनोवेट भी करते हैं, और डिस्कस करते हैं क्वालिटी इश्यूज जहाँ पे क्वालिटी लैक कर रही है उनकी कंपनी, और फिर कोशिश करते हैं कि वो उनको सॉल्व करें, उन रियल प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर। सेल्स टीम को जो कंप्लेन मिल रही है कस्टमर से, कस्टमर क्या कंप्लेन करता है प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की फीचर के बारे में, उसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में, रिलायबिलिटी के बारे में, ठीक है, इफ इट इज़ अ सर्विस तो उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये सारा पर्पस होता है क्वालिटी सर्कल्स का। और यस, लास्ट क्वेश्चन था कि क्या ऑल डिपार्टमेंट, यस, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग जो उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो इस क्वालिटी सर्कल में बैठते हैं और वो उन प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करते हैं। कल एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि एच आर एम का ये मैनली पोर्शन है। मैनली तो ये सबका ही है, लेकिन मैनली अगर हम क्वालिटी से रिलेटेड बात करें तो ये प्रोडक्शन के ऑपरेशन का, लेकिन एचआर वाले भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको दी थी कि साउथ अफ्रीका के अंदर निसान अपनी क्वालिटी को कैसे मेंटेन करता है। प्रोडक्शन यूनिट के अंदर लोगों को भेजते ही नहीं है, सिर्फ उन लोगों को भेजेंगे जो कि फिजिकली एंड मेंटली रेडी हैं, ओके हैं, उनको प्रोडक्शन प्लांट की तरफ भेजते हैं, ठीक है। सो एचआर इज इन्वॉल्व ओवर देयर एज वेल। अगर लोग कंटिन्यूस कंप्लेन करते हैं, ठीक है, और एचआर पॉलिसी सही नहीं है, सैलरी सही नहीं है, बेनिफिट सही नहीं है, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स नहीं है, तो श्योरली आप कुछ भी नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते कि आपकी प्रोडक्शन की क्वालिटी बेहतर होगी। इसके बारे में अगर बताता चलूँ, एचईसी हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स हमने विजिट किया। एचईसी जो है बाय कॉन्ट्रैक्ट वादा का है कि हर महीने एचईसी से एक ट्रांसफार्मर बाय करेगा। एचईसी 27 दिन के अंदर एक ट्रांसफार्मर बनाती है। ये मैं अगेन 13-14 की बात कर रहा हूँ। और हमारे जो ट्रांसफार्मर है पाकिस्तान में बनते हैं, जो एचईसी हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स बनाती है, बताते चलो एचईसी एचएमसी ये चाइना ने बिल्ड करके दिए थे हमें।
अच्छा, बाय कॉन्ट्रैक्ट किया है वापडा एचईसी से हर महीने के अंदर एक ट्रांसफार्मर ले गए, जो ट्रांसफार्मर बिजली के खंभों पे लगे हुए हैं जो हम देखते हैं। और आपको बताता चलूं, उस दौर में उस वक्त इन्होंने कहा था कि ये ट्रांसफार्मर इस क्वालिटी के और इस साइज के पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं बन रहे और कहीं पे भी नहीं लग रहे। एक पाकिस्तान में लग रहे हैं और एक शायद श्रीलंका के अंदर और बांग्लादेश में लग रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, बात आती है प्रोडक्शन के अंदर। अब जो है वो ये डिफरेंट इश्यूज हैं जो अथॉरिटीज के और हैं। क्या वापडा जो है वो एचईसी से बाय कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी ट्रांसफार्मर बाय नहीं करती। उसमें वापडा के लोग इन्वॉल्व हैं जो कि चाइना से ट्रांसफार्मर लेंगे जिसमें उनका कमीशन इन्वॉल्व होगा, और जितनी ज़्यादा तादाद में है तो वो सोर्स करते हैं बाहर से। जैसे कि अभी वेंटिलेटर की बात आई तो ये डिबेट भी आ गई कि अगर पाकिस्तान कैपेबल है, वो वेंटिलेटर जो मिनिमम आई बिलीव 15 लाख से स्टार्ट होते हैं और 20 लाख 25 लाख और इससे ऊपर इनके वेंटिलेटर्स की है, तो अगर पाकिस्तान इतना कैपेबल है कि पाकिस्तान बना सकता है, आई डोंट नो कि बना के अभी तक उन्होंने कमर्शलाइज किए हैं, उसको दिया है कि नहीं दिया। ऑल दो बहुत अरसे से ये प्रोसेस चल रहा है कि हमने बना लिया और फिर 4 सैंपल थे, 4 में से एक को सिलेक्ट किया और वो अभी प्रोडक्शन फेज के अंदर है, टेस्टिंग भी हो चुकी है। आई डोंट नो साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत ने ये अभी मेडिकल फैसिलिटीज़ में दिए हैं कि नहीं दिए। अच्छा, वहाँ पे वही बात आती है। एचईसी की मैं बात करता है हैवी इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स के अंदर जो कि ट्रांसफार्मर बनाती है। अब वापडा जब इनसे नहीं लेती है तो एचईसी के हालात बहुत बुरे हैं। ऑल दो वो लोग कुछ भी नहीं करते, लेकिन उनसे जिनसे भी बात की है तो वो कंप्लेन कर रहे होते थे एचईसी के बारे में कि ये बेनिफिट्स नहीं है, ये नहीं है, हेल्थ मेजर्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं। और पूरी फैक्ट्री के अंदर हमने प्रोसेस को सारा देखा, लेकिन हमने चीज़ें बनती हुई नहीं देखी। लोग आइडल बैठे हुए थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ एक काम कर रहे थे, वो कंप्लेंट्स कर रहे थे। उनको कुछ ना करके भी सैलरी मिल रही थी, बट सैलरी भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर थे और कुछ परमानेंट थे, जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज थे। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, एचआर वाले भी इन्वॉल्व होते हैं। खैर, गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तो बहुत इश्यूज हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और गवर्नमेंट के अगर प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी के तभी बन सकते हैं जब उनकी एचआर भी अच्छी हो, उनकी पॉलिसीज भी अच्छी हों। ठीक है। तो खैर, एचआर भी इन्वॉल्व होती है, सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं और वो डिस्कस करते हैं क्वालिटी इश्यूज को और उनको रिजॉल्व करते हैं। एडवांटेजेस हमने देखे थे। ठीक है। क्वालिटी इंक्रीज होती है तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती है। कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इज इनकरेज। जैसा कि क्वालिटी सर्कल की बात की है कि रेगुलर बेसिस के ऊपर होती है, तो जब रेगुलर बेसिस के ऊपर है तो लोग देखना, सोचना और बोलना शुरू कर देते हैं क्वालिटी के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल बोलती है, डिस्कस करती है। तो ये कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के हम कंटिन्यूसली अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करेंगे, ये इनकरेज होता है। ठीक है। एम्प्लॉयज एट ऑपरेशनल लेवल विल फॉर्म पार्ट ऑफ द क्वालिटी सर्कल। ठीक है। ऑपरेशनल लेवल के कल हमने देखा था कि उनके पास बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है अपने प्रॉब्लम को देन दैट ऑफ देयर सुपीरियर या सुपरवाइजर या मैनेजर्स की। A group approach helps to foster organizational unity. That's a culture, organizational unity. ये foster करती है। ठीक है। And sometime organization के अंदर ऐसा होता है, the things are very obvious, लेकिन sometime डिपार्टमेंट के अंदर इंटीग्रेशन नहीं होती है। एचआर के अंदर अक्सर हम देखते हैं कि समटाइम जब वो हायरिंग कर लेते हैं और हायरिंग के बाद जो उनकी इंटरेक्शन बाकी डिपार्टमेंट, शायद किसी गेट टुगेदर के अंदर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं कि जब सारी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग मिल के बैठते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी जो है वो कायम होती है और सारे मिल के एक पर्पस के लिए काम कर रहे थे। और वो पर्पस क्या होता है कि हमने कैसे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करना है। सो दैट्स द पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी। दो पॉइंट्स इसमें हमने किए थे, इनकरेजिंग द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ क्वालिटी सर्कल। ठीक है। हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव commitment to support the initiative.
ये हमने डिस्कस किया था कि एग्जीक्यूटिव की कमिटमेंट होनी चाहिए, पता हो कि क्या है क्या नहीं है। प्रोडक्ट की डेवलपमेंट से लेकर इवन कस्टमर तक जो है वो इन्वॉल्व हो, उसको पता हो, फीडबैक मैकेनिज्म हो जिसके अंदर उनको ये पता हो कि कस्टमर क्या चाहता है, व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटी दे वांट। तो ये सारी चीज़ें जिसमें वो कहते हैं कि टॉप बॉसेस जो है वो उनकी कमिटमेंट होनी चाहिए, वो इन्वॉल्व हो। ठीक है, जो लोग इन्वॉल्व हैं वो ट्रेंड भी हैं इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने, एनालाइज करने के लिए और करेक्ट करने के लिए कि नहीं। ठीक है, अच्छा थर्ड पॉइंट जो है, ये दो पॉइंट हम कल देख चुके थे। इंश्योरिंग दैट स्टाफ मेंबर्स हु आर इन्वॉल्वड इन क्वालिटी सर्कल आर फ्री टू स्पेंड द टाइम necessarily away from their day-to-day responsibility to take part in meeting and activities। ये पॉइंट मैं पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ये कल ही है कि बाज़ दफ़ा मैनेजमेंट की ये एक नफ्सियात होती है कि वो चाहती है, देखती है कि मैं जब आऊँ तो लोग बैठे हुए काम कर रहे हूँ, कुछ ना कुछ कर रहे हूँ। इफ दे आर सिटिंग इन अ क्वालिटी सर्कल, ये मैं आपको फैक्चुअल बात बताता हूँ, और क्वालिटी सर्कल के अंदर बैठ के डिस्कस करेंगे, बातें कर रहे होंगे और हो सकता है नोट्स भी बना रहे हों। पाकिस्तान के कल्चर के अंदर जैसा हम ऑलरेडी एचआर में डिस्कस करेंगे कि सेठ की नौकरी है मोस्टली जगह, प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। सेठ का माइंड, सेठ की साइकी, सेठ बिल्कुल इस ये चीज कंप्रीहेंड नहीं कर सकता कि लोग इस तरह बैठ के डिस्कस करें, क्योंकि उसकी वो मीटिंग्स हों और वीक में एक मीटिंग हो या 2 वीक्स बाद एक मीटिंग हो जिसके अंदर 1-2 घंटे 3 घंटे के अंदर ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, डिस्कस करें और जो ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करें। अच्छा, ये यहाँ पे भी नहीं, इवन बाहर भी आपके जो है बॉसेस, नॉट ऑल ऑफ देम लेकिन सम ऑफ देम, उनकी भी ये साइकी होती है कि वाकई लोग इस तरह बैठ के जो गपशप कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं, उससे बेहतर है उनको चाहें। एंड समटाइम ये वर्ड्स यूज होते हैं जी, आप काम करते करते भी डिस्कस करें। काम तो अपने हाथों से कर रहे हैं तो साथ साथ आप जो काम कर रहे हैं तो साथ साथ आप इसके बारे में डिस्कस भी करते रहें, लेकिन काम को करते रहें। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे स्ट्रेटजी के अंदर की ही थी, लेकिन दैट वाज नॉट रिलेटेड टू ऑपरेशन, दैट वाज रिलेटेड टू स्ट्रेटजी। शायद मैंने आपसे एचआर में जिक्र किया था, जिसके अंदर स्ट्रेटजी के लोगों को, जो टॉप उनको सेपरेट टाइम मिलना चाहिए स्ट्रेटजी डेवलप करने के लिए। और ये केस स्टडी थी, केस स्टडी का नाम था डजंट टाइम फ्लाई, वक्त उड़ नहीं जाता। और उसके अंदर यही था, जो एक टॉप बॉस है वो सुबह रात को प्लान करता है, चीजें लिख लेता है कि कल मैंने ऑफिस में जाके ये काम करने, और ये वो काम थे जो टॉप बॉस के, एग्जेक्टिव के को देखते थे, लाइक मिशन एंड विजन, और हमने किस सिमत के अंदर जाना है, लॉन्ग टर्म हमारी डायरेक्शन क्या होगी, ये सारे काम उसने लिखे। और सुबह जब गाड़ी में जा रहा था ऑफिस की तरफ तो उसके जहन में यही थे, और वो रिपीट कर रहा था, प्रायोरिटाइज कर रहा था कि मैंने पहले काम कौन सा करना है। ठीक है, फिर जब वो जाता है फैक्ट्री के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, तो उसे पता लगता है कि जो प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट के अंदर एक आदमी शॉर्ट है, और उसने उस आदमी को फुलफिल किया। फिर देखते हैं कि स्टॉक के अंदर कुछ चीज़ें नहीं आई हैं जिससे हमारी प्रोडक्शन इन्वॉल्व हो सकती है। वो फौरन सप्लायर से सोर्स करता है, सप्लायर्स को अप्रोच करता है, देखता है, और उसके जो सुपरवाइजर है, जो उसका काम है, उसके साथ उसको लाइजनिंग करता है, ओवरसी कर रहा होता है, ओवरसी कर रहा होता है, देख रहा होता है। शाम को जब 5 बजे इवन छुट्टी होती है और आखिर कहते हैं कि 6 बजे वो फ्री होता है, और वो अपनी उस डायरी को उठाता है जिसके अंदर रात को भी बैठ के उसने काम लिखे थे, और सुबह गाड़ी में आते हुए वो सोच रहा था कि ये काम मैं करूंगा। तो वो देखता है कि मैंने उसमें से एक काम भी नहीं किया, और यहाँ तक कि मैं इस डायरी की तरफ, उन कामों की तरफ देख भी नहीं सका। तो डजंट टाइम फ्लाई, इसके लिए उसमें उस ऑथर के लिए सजेशन थी कि आपके जो ऑपरेशनल सारे काम हैं उसके लिए, क्योंकि उसके बाद एंड ऑफ दैट केस स्टडी वी हैव सजेस्टेड कि उसको अपने अंडर एक और आदमी एज ए ओवरसीइंग करने के लिए रखना चाहिए, जिन ऑपरेशंस के अंदर, इस केस के अंदर वो इन्वॉल्व रहा उस दिन आते हुए, और पूरा दिन में उन्हीं ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व रहा,
ये सारे काम वो एक कॉम्पिटेंट आदमी जो कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक कर सके, ये सारे वो करे, तो तभी ये एग्जेक्टिव लेवल का आदमी अपने ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर स्ट्रेटजी को जो है वो देख सकता है, और वो जो काम उसने लिखे थे अपनी डायरी के ऊपर उनको कर सकता है। तो ये मामलात सिर्फ ऑपरेशनल लेवल के नहीं, ये जो थर्ड पॉइंट है ये एग्जेक्टिव लेवल के ऊपर भी वो फेस कर रहे होते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं होता। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे है कि ये जो लोग बैठेंगे जिसके अंदर सुपरवाइजर्स हैं या ऑपरेशनल डिपार्टमेंट का इंचार्ज है या मैनेजर है एंड मार्केटिंग के लोग बैठेंगे, क्या इनके पास इतना टाइम भी है? अव्वल तो यह है कि वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज से टाइम निकाल के इस क्वालिटी सर्कल के अंदर बैठ सके, और या फिर मैनेजमेंट विलिंग है कि वो अगर टाइम है निकाल सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो मैनेजमेंट भी विलिंग है कि नहीं उनको उतना टाइम देने के लिए कि वो बैठ के क्वालिटी सर्कल्स के ऊपर बात करें। और ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑब्वियस चीज़ें हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लैक करती हैं जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी की परफॉर्मेंस सही नहीं होती है। अच्छा जी, फोर्थ पॉइंट जो है रिविंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन नीड्स। ठीक है। और डाटा जो रिक्वायर है असेस करने के लिए और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है। ये नॉलेज मैनेजमेंट की बात है जो उस दिन हमने की थी कि आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसा है जिसके अंदर से आपको डाटा मिल सके, आप एक्यूमुलेट कर सकें, उसको रिट्रीव कर सकें और क्वालिटी सर्कल्स में डिस्कस कर सकें, और फिर उसके अंदर जो सोल्यूशंस हैं हम उसको स्टोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की बात करते हैं जब हमने ईआरपी के अंदर बात की थी, जिसके अंदर वो जो सोल्यूशंस है प्रॉब्लम्स को अलबत्ता गेट करें और फिर सॉल्यूशंस को राइट डाउन करके उसको स्टोर कर सकें। नेक्स्ट जो है क्या सीनियर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रोसेस को सीरियसली ले रही है कि नहीं ले रही है, और वो मदद कर रही है या फिर वो एक्शंस ले रही है कि प्रॉब्लम जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं उनको रेक्टिफाई करना है। क्योंकि आपको जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको अप्रूवल तो हायर मैनेजमेंट से चाहिए होती है। हो सकता है वो डिनाई कर दें, ना कर दें, इंटरेस्ट ही ना ले, और वो कहे जी इससे भी और काम करने वाले हैं, अभी हमारे प्रोडक्ट की सेल तो हो रही है, हमारी सेल्स फिगर्स तो डाउन नहीं हुई हैं, तो इस वजह से जस्ट इग्नोर दैट वन। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं, क्योंकि व्हेन यू हैव टू इंक्रीज द क्वालिटी देयर इज़ अ कॉस्ट, उसकी कॉस्ट है। तो जब ये देखते हैं कि हमारी सेल हो रही है, लेकिन जो प्रूडेंट होते हैं, जो फोर्सी कर लेते हैं, उन्हें ये भी पता होता है कि अगर हम इसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव नहीं करेंगे, कंपैटिटर्स इम्प्रूव कर लेंगे, तो फिर हमारी सेल्स एक वक्त आएगा इवेंचुअली फॉल हो जाएंगी, गिर जाएंगी, जिसकी वजह से हमें लॉन्ग रन के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। तो सीनियर मैनेजमेंट का विजन होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि वाकई हमने अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना है और वो इस चीज़ को सीरियसली लें। ठीक है। कल्चर बहुत बार डिस्कस में कर चुका हूँ। ठीक है। allows possible changes to be tested out, allowing for the possibility of mistakes की भी बात कर चुका हूँ मैं, कल्चर की भी बात कर चुका हूँ। देखिए जैसे मैंने अपने सेठ की बात की थी, जो सेठ का एक जुमला होता था, मेरा भाई आई रन दिस कंट्री, मैं ये मुल्क चलाता हूँ। ठीक है। सो जब इस टाइप का कल्चर होगा तो फिर तो कोई सजेशन भी नहीं देगा, और ऐसा होता है सजेशन देते हुए बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं करते, और पाकिस्तान में तो वाकई सीट एक्सेप्ट नहीं करता, और ये सेंटेंस और ये जुमले आते हैं, तुम्हें ज़्यादा पता है कि मुझे ज़्यादा पता है। ठीक है। और मैंने शायद आपको पैराशुरम की एक इंडिया की केस स्टडी थी जिसके अंदर एक मेडिसिन फैक्ट्री थी, और मेडिसिन फैक्ट्री को उसने एक शख्स 26 साल से चला रहा था। उसके खैर फादर की डेथ हो गई, अब इसकी भी एज 50-55 थी, और 26 ईयर से ये मेडिसिन फैक्ट्री को चला रहे थे। अब इसके अंदर ये डेवलपमेंट करना चाह रहे थे, और फिर उन्होंने डेवलपमेंट की, नया सीईओ हायर हुआ, सीईओ ने, और ये जा रहे थे इस मेडिसिन फैक्ट्री की चेन स्टोर हो। ठीक है। और किसका? मेडिकल स्टोर्स का। तो उस चेन स्टोर्स के ऊपर वो चेंज लेके आ रहे थे। ठीक है। और उस चेंज के अंदर एक जो सीईओ आया वो हार्वर्ड से पढ़ा हुआ आया, वो भी चेंज इम्प्लीमेंट नहीं कर सका। जो दूसरा आया वो कंसल्टेंट था, इवन जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज को कंसल्ट करता था, एज ए सीईओ अपॉइंट हुआ, और वो भी वो चेंज लेके नहीं आ सका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि उसके ऑनर की जो बड़ी ट्रेडिशनल अप्रोच थी, और वो उस चेंज को कंप्रीहेंड ही नहीं कर सक रहा था, और जो उसके साथ ट्रेडिशनल लोग बैठे हुए थे वो भी उस चेंज को नहीं एक्सेप्ट कर सके, और चेंज इम्प्लीमेंट नहीं हुई।
वन ऑफ द रीजन ये थी, क्योंकि अगेन चेंज से रिलेटेड चला जाएगा, कि वो जो है उन्होंने कहा कि हम 10% फंडिंग लेंगे एक्सटर्नल सोर्स से। अकाउंटेंट ने जो 16 साल से काम कर रहा था उसने ऑब्जेक्शन कर दिया कि हमने आज तक फंडिंग ली, हम फंडिंग नहीं लेंगे। पहला जो हार्वर्ड से पढ़ा हुआ सीईओ था उसका बताया, उसने 7 दिन लगाए और अपनी टीम को उन्होंने रात को 8-9 बजे तक भी बिठाया सारे प्लान को चेंज किया, क्योंकि जब फाइनेंस मैनेजर नहीं माना तो जो ऑनर था उसने सीईओ को ये कहा कि नहीं, उसको भी मनाओ, वो जो कहता है आप उसकी बात सुनो। और वजह क्या थी, ये सेंटेंस उसने यूज किया, उसने बड़े हार्ड टाइम्स के अंदर हमारी मदद की और मैं नहीं चाहता कि वो नाराज हो। सो दैट्स द कल्चर इन द साइकी। अच्छा, फिर उसके बाद इसके अंदर सीईओ के अंदर ये फॉल्ट भी था, फॉल्ट कह सकते हैं हमारे कल्चर के अंदर जो होता है, कि ये ऐसा नहीं था। इसने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओपन सिस्टम कर दिया, लोगों के पास जाके बैठता था, उनके डेस्क पे, उनके टेबल पे आके डिस्कस करता था इश्यूज को। उसमें बताते हैं कि जब वो आता था तो एक आदमी खड़ा होता था जो कि उसका दरवाज़ा खोलता था, एक बैग कैरी करता था। उसने जो दरवाज़ा खोलने वाला और बैग कैरी करने वाला उनको छुट्टी करा दी, खुद से वो दरवाज़ा खोल के अपना बैग कैरी करके अपने ऑफिस में जाता था। तो काफ़ी उसने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज किया, सिस्टम्स को स्ट्रीमलाइन किया, ठीक है। और ये थी कि वो अपने बॉस की खुशामद नहीं करता होता था, जो कि क्लियरली लिखा हुआ था। ये चीज़ें उसको पसंद नहीं थी। होता है ना कि आप जाएं और लाजमी बॉस को रोज़ाना सलाम करें और उसकी तारीफ़ें करें और उसकी ड्रेस की तारीफ़ें करें। ये हमारे कल्चर के अंदर ये चीज़ें भी चलती हैं। तो जब तक चेंज का कल्चर नहीं होगा और बॉस ये एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज नहीं लेके आते। और सबसे बड़ा डायलेमा ये आता है कि जब कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्ट करते हैं, अगर वो एग्री हो जाए किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करने के लिए, और कंसल्टेंट देखने के बाद इस रिजल्ट पे पहुंचता है कि सबसे बड़ा मसला लीडरशिप के अंदर ही है, लेकिन उससे बड़ा मसला ये होता है कि इसको कैसे कन्विंस किया जाए, इसको कैसे बताया जाए कि सर प्रॉब्लम आर यू, आप प्रॉब्लम हैं। अगर आप अपने माइंडसेट को, अपनी साइकी को चेंज कर देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ये बहुत एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जो पाकिस्तान के कल्चर के अंदर हैं। अच्छा खैर, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इसके ऊपर अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर भी लोग चेंज को, क्वालिटी को, इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए नहीं होते। इफ़ यू गो ऑन टू दिस पॉइंट देयर इज अ डिटेल ऑन इट कि ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर और इन चीज़ों के ऊपर अगर देखा जाए तो ये इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग फॉर ऑल स्टाफ टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस एंड द वैल्यू ऑफ द क्वालिटी सर्कल, ठीक है। ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेनिंग में हम लैक करते हैं और ट्रेनिंग को यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा एक एक्सपेंस समझती है कि वैसी खर्चा है, कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेनिंग करवाने की। अच्छा जी, नेक्स्ट पे अगर हम चलें, क्वालिटी सर्कल्स ख़त्म हो गए, ठीक है। रिमेंबर हम TQM टूल्स पढ़ रहे हैं। क्वालिटी सर्कल है, फिर काइजन है, 5S है और 6 सिग्मा है। सेकेंड इज द काइजन, क्वालिटी सर्कल खत्म है और सेकेंड काइजन है, ठीक है। काइजन अगेन इट्स जापानीज टर्म फॉर द फिलोसफी ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। किस लिए, क्या, क्यों कहते हैं हम काइजन को, कि ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है इन परफॉर्मेंस इन ऑल एरियाज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर देना ऑर्गेनाइजेशन के हर एरिया के अंदर, ठीक है। जो लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड होते हैं तो वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक चेंज को देखते रहते हैं। चेंज दो टाइप के होते हैं, एक स्लो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होता है और एक फास्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होता है। स्लो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज दुनिया की हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगा हुआ होता है। पेंट हो जाना स्लो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है। रूम्स के अंदर नया बोर्ड लग जाना, वाइट बोर्ड लग जाना, नई LED लग जाना, कंप्यूटर लैब का बन जाना, ठीक है। तो ये टाइप के चेंज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं।
अब काइजन क्या है, वो यही कहते हैं कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है वो रिलेटेड टू जो इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आता है, वो उससे रिलेटेड होता है कि जब इन्वायरमेंट चेंज है और सडन ड्रिफ्ट है, शायद पॉलिटिकल चेंज है, तो ऑर्गेनाइजेशन को फिर वो चेंज लेके आना पड़ता है। और अगर वो पॉलिटिकल चेंज है, जैसे 3G एंड 4G आया, नई गवर्नमेंट आई और उसने 3G और 4G लेके आ गए, सो दैट वाज ड्रिवन बाय द न्यू गवर्नमेंट, और लाइसेंस इशू किए सेलुलर कंपनीज को। सो नाउ दैट चेंज इज अ फास्ट चेंज, ठीक है। और नाउ दैट इम्प्रूवमेंट इज अ फास्ट कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, फास्ट जो है वो इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। तो ये जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है, ये ऑल प्रोसेसेस के अंदर, सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। अच्छा, 10:03 पे मैसेज आया हुआ था, एंड देयर वाज अ स्मॉल इशू इन द इंटरनेट कनेक्शन स्टेबिलिटी। बट अभी क्या है, आवाज आ रही है एंड समवन रेजेस द हैंड। अगर आवाज आ रही है तो मुझे सेंड कर दें या कर दें, अगर नहीं आ रही है तो नो कर दें। अच्छा जी, ठीक हो गया। आवाज सबको सही आ रही है। अच्छा, काइजन मैंने अभी स्टार्ट किया है, काइजन तो अभी बिल्कुल स्टार्ट ही किया है, ठीक है। एंड काइजन जो फिलोसफी है, जापानीज फिलोसफी है, जिसका मतलब है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, एक परफॉर्मेंस के अंदर, बट लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज ए होल, ऑल एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर चीज के अंदर इम्प्रूव कर देना। अच्छा, कैसे इम्प्रूव कर देना? जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नई बिल्डिंग बन गई, नए ब्लॉक्स आ गए, कंप्यूटर लैब्स बन गई, मैं कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दे रहा हूँ। लाइब्रेरी के अंदर और बुक्स आना शुरू होगी, और कंटिन्यूस हर साल के अंदर हर जगह पे बुक्स और ऐड होती हैं। अब तो डिजिटल लाइब्रेरी का बहुत एम्फेसाइज है, जहाँ पे डिजिटल बुक्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स जो कि वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है। अच्छा, बुक्स हो गई, कंप्यूटर लैब्स आ गई, बिल्डिंग्स हो गई, ब्लॉक्स बन गए, एलईडीज आ गई, नया फर्नीचर आ गया। फिर टेक्नोलॉजी के अंदर टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन होगी। कल मैंने एडमिशन प्रोसेस की बात की, उस प्रोसेस के अंदर इनोवेशन हो गई, ठीक है। ऑनलाइन टीचिंग जैसे अब आ रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं इन ऑल एरियाज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑल एरियाज के अंदर अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करें तो मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, ऑपरेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर ऑपरेशन इज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इन सब एरियाज के अंदर कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहना अपने आप को, ये काइजन है, ये फिलॉसफी है काइजन की, इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि आप परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। ये क्यों ज़रूरी है? जब तक हर डिपार्टमेंट इनोवेट नहीं होगा, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट के अंदर compete नहीं कर सकती है, कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं ले सकती, और ऑर्गेनाइजेशन बहुत पीछे चली जाती है, ठीक है। तो ऑल एरियाज के अंदर कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना, ये काइजन कहलाता है, ठीक है। फीचर्स क्या हैं, ठीक है। अच्छा, क्लास जहन में रखना कि हम ये सारे किस चीज़ के टूल पढ़ रहे हैं? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के, ठीक है। तो समटाइम्स आपको कुछ चीज़ें रिपीट मिलेंगी, तो यस, रेपिटेशन होगी। क्यों? कि ये सारे टूल्स दे आर ऑल रिलेटेड
कि ये टूल्स हम क्यों अडॉप्ट करते हैं, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वालिटी को एज ए होल, एज ए टोटल क्यों मैनेज कर सके। सो ये टूल्स टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के टूल्स हैं। क्वालिटी सर्कल कर ली और काइजन की सिर्फ हमने डेफिनेशन देखी है, ठीक है। क्योंकि पहला देख लें, इन्वॉल्व्स ऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉयज, हर लेवल के एम्प्लॉय को हमने देखा है। टॉप मैनेजमेंट होती है, मिडिल मैनेजमेंट होती है एंड लो स्टाफ होते हैं जो ऑपरेटिंग कोर होती है। तो इसके अंदर टॉप से लेकर एक लेबर तक सारे लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, एवरीवन इज encouraged to become to come up with a small improvement suggestion on a regular basis। ये ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के ऊपर है। कोई बात है, समटाइम डांट डपट दिया जाता है कि हाँ भाई आपको ज़्यादा पता है, हमें पता है, ठीक है, इतने अरसे से मैं काम कर रहा हूँ, मैं कंपनी चला रहा हूँ, इस डिपार्टमेंट में 2 साल से हूँ, आज आप आके नई चीज़ें बता रहे हो। जब इस टाइप का कल्चर होगा तो फिर आप जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन जब काइजन है, ठीक है, टोटल क्वालिटी को मैनेज करना है, उसका कल्चर है, तो वो इम्प्रूव करते हैं, एनहांस करते हैं लोगों को कि वो आप आओ और सजेशंस लेकर आओ और उनकी सजेशंस इम्प्लीमेंट होती हैं, ठीक है। ये आगे हम एक स्मॉल सा केस भी पढ़ लेंगे जिसके अंदर हमारे लिए इजी हो जाएगा कि किस तरह कंपनीज ने सजेशन, एम्प्लॉयज के सजेशन को इम्प्लीमेंट किया, और उसके लिए उनके इनोवेशन बॉक्सेस होते हैं, इनोवेशन एरियाज होते हैं जिसमें सजेशंस को वो लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड्स को सेट करना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने बताया कि आईएसओ भी स्टैंडर्ड सेट करती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने स्टैंडर्ड सेट करते हैं और फिर वो उन स्टैंडर्ड्स को वक्त के साथ साथ एनहांस करते रहते हैं, उनको बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। उनको फर्दर स्टैंडर्ड्स के क्या हम जो है इससे बेहतर लेवल के ऊपर जो है जाएंगे और क्वालिटी को हम इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ट्रेनिंग और रिसोर्सेज आपको देने चाहिए, ठीक है, टू मीट द स्टैंडर्ड सेट। जो स्टैंडर्ड सेट हुए हुए हैं उनको कैसे उन्होंने मीट करना है। वही बात आती है कि फौजी को आप जंग के अंदर भेज दें और उसको हथियार ना दें, तो ये ऐसे ही है। ये जो पॉइंट है लास्ट जो है ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज के उसको रिसोर्सेज ही नहीं दिया आपने, हथियार ही नहीं दिया और उसको कहा कि जाके आप जंग लड़ो। वही ओ फोर्ट होटल की जो एग्जांपल आती है जिसके अंदर किचन के एम्प्लॉयज ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास टूल्स ही नहीं है, हमारे पास चीज़ें जो हैं वो काम ही नहीं करती हैं, तो हम कैसे एक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकें। अच्छा, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है उसको ऑथर कहता है क्या है, एज ए नेवर एंडिंग साइकिल। काइजन क्या है, नेवर एंडिंग साइकिल। और डेमिंग ने इसको क्या कहा है, पीडीसीए साइकिल, प्लान डू चेक एंड एक्ट साइकिल, ठीक है। आप इस साइकिल को अंदर देख लें कि इस साइकिल चलता ही जा रहा है, देयर इज नो एंड ऑफ इट। और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट वर्ड से जाहिर है लगातार और हमेशा से इंप्रूवमेंट करते जाना ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस के अंदर, प्रोडक्ट की इनोवेशन के अंदर, वेयर हाउस के अंदर, उसकी टेक्नोलॉजी के अंदर, प्रोसेसेस को कैसे इंप्रूव करना है, सामान कैसे सोर्स करना है, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स को कैसे हमने बेहतर करना है, टेक्नोलॉजी क्या एनहांस करनी है। ये वो सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप कह सकते हैं कि इस कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के अंदर आती है, क्योंकि काइजन को ऑथर क्या कहता है कि इन ऑल लेवल के ऊपर, सारे लेवल के ऊपर आप काइजन को क्या करते हो, आप इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। प्लान डू चेक एंड एक्ट, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के अंदर, जिसको कहते हैं जैसे कि नेवर एंडिंग साइकिल है और ये पीडीसीए साइकिल है। इसके अंदर आप सबसे पहले प्लान देख लें, ठीक है। प्लानिंग करना, इसमें ऑथर लिखता है आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। या फिर ऑथर कहता है प्लान एक्टिविटीज, प्लान योर एक्टिविटीज। जो एक्टिविटीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको आपने प्लानिंग करनी है। जो प्रॉब्लम्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की, हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट देख रहे हैं, तो जो प्रॉब्लम है उसको प्लान करना है, उनको आइडेंटिफाई कर देना है, ठीक है। और जहाँ पे बुक के अंदर लिखा हुआ है प्लान एक्टिविटीज, ठीक है,
तो प्रायोरिटाइज कर देना कौन सी पहले है कौन सी बाद में है और आपने किस तरीके से करनी है। जब प्लानिंग आपकी होगी तो डू है, डू मीन एक्शन, आपने इम्प्लीमेंट द प्लान, ठीक है। टेस्ट पोटेंशियल सॉल्यूशंस, इसके अंदर ऑथर कहता है कि पोटेंशियल सॉल्यूशंस आप उसके अंदर टेस्ट कर सकते हैं, दैट कैन बी अ प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। और फिर जो पोटेंशियल सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, जब आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो श्योरली उनके कोई ना कोई रिजल्ट आएंगे, ठीक है। जैसे आप इसको सिर्फ कोविड-19 की वैक्सीन के ऊपर ही देख लें तो प्लान, डू और चेक, जो वैक्सीन इम्प्लीमेंट हो रही है आज से 2 महीने पहले बरतानिया ने इम्प्लीमेंट की थी अभी, ऑल दो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है कौन सी जिसने एक निकाली है वैक्सीन, और उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन ने रियली इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया और ओवरकम किया है लोगों ने इस कोरोना वायरस के ऊपर, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि हमारा ये टेस्ट काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है। तो खैर ये वो चीज़ें हैं जो कि देख सकते हैं, लेकिन इससे पहले भी काफ़ी टेस्ट बरतानिया ने ही किए हैं, जो कि इससे पहले चूहों के ऊपर टेस्ट था, और उन्होंने कहा था कि इस सारे रिजल्ट के अंदर, इस सारे प्रोसेस के अंदर हमारे 3 महीने लग सकते हैं, जहाँ पे एंड में हम आके कह सकते हैं कि ये हमारी वैक्सीन जो है वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, ठीक है। तो उसके अंदर अगर आइडेंटिफाई और प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो गए, कोरोना इज़ द वायरस, ठीक है, और उसका हमने क्योर करना है, और उसके लिए एक वैक्सीन बनाई जिसके अंदर आपने उसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद आपने रिजल्ट देखे आपको इफेक्टिव लगी या नहीं लगी, ठीक है। अगर वो इफेक्टिव नहीं है तो फिर आपने एक्ट के अंदर क्या करना है, इम्प्रूव करना है, इम्प्लीमेंट द बेस्ट सोल्यूशन और इम्प्रूवमेंट इम्प्लीमेंट कर लें या स्लैश उसको कर लें, इम्प्रूव कर लें। तो ये पीडी से साइकिल है, वो कहता है प्लान करें, आइडेंटिफाई करें अपने प्रॉब्लम्स को, सोल्यूशन टेस्ट करें, 2-3 सोल्यूशन आप टेस्ट करते हैं, उनमें से फिर उनके रिजल्ट्स को आप देखते हैं, ठीक है। और उनमें से जिस सोल्यूशन का रिजल्ट बेहतर आता है आप उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इम्प्लीमेंट द बेस्ट सोल्यूशन। और यहाँ पे ही नहीं रुकते बल्कि सर्कल आगे चलता है, फिर वो जो बेस्ट सोल्यूशन आया उसको आपने कैसे दोबारा से फर्दर और इम्प्रूव करना है। एक्ट के अंदर इस स्लाइड में नहीं लिखा हुआ लेकिन आपकी बुक में है, आप इसको इम्प्लीमेंट स्लैश इम्प्रूव कह दें कि आप इम्प्रूव करें उन सॉल्यूशंस को, ठीक है। तो ये काइजन के अंदर सारी आपकी एक्टिविटीज आती हैं, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। अच्छा, 4 phases आर प्लान, डू, चेक और एक्ट, उसी की फर्दर डिस्क्रिप्शन है। आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है और क्या आपके पास मौका है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बट इट इज नॉट कंफ्यूजिंग। हम एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ाते हैं जो लोगों की प्रॉब्लम है वो बिजनेसमैन के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। लोगों की प्रॉब्लम बिजनेसमैन की क्या होती है, अपॉर्चुनिटी होती है। पाकिस्तान के अंदर करीम क्यों पॉपुलर हुआ कि पाकिस्तान के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही वर्स जो है कंडीशन के अंदर है, ठीक है, बुरे हालात हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया और क्रीम पॉपुलर हुई, क्रीम जैसी सर्विसेज यहाँ पे पॉपुलर हुई। पीपल आर फेड अप विद द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पीपल आर फेड अप विद द टैक्सी सर्विसेज, और फिर उन्होंने उससे बेहतर इस सारे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उन्होंने अपॉर्चुनिटी क्या थी कि ऐसी सर्विस दी जाए जो कि लोगों के को फैसिलिटेट करे, और करीम लॉन्च्ड दिस ओवर हेयर इन पाकिस्तान, और फिर उसने उससे क्या हुआ, पैसे कमाए। इसको एंटरप्रेन्योरशिप में कहते हैं आइडेंटिफाई अ नीड, फुलफिल अ नीड एंड मेक मनी एंड अर्न प्रॉफिट, ठीक है। नीड आइडेंटिफाई करो, उस नीड को फुलफिल करो और पैसे कमाओ। प्लान के अंदर यहाँ पे वो कहता है कि आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी, जो प्रॉब्लम है वो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। डेवलप हाइपोथेसिस अबाउट व्हाट द इशू मे बी, ठीक है, कि इशू क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, एंड डिसाइड विच वन टू टेस्ट, और किसको टेस्ट किया जाए। सेकेंड में डू, टेस्ट द पोटेंशियल सोल्यूशन, जो पोटेंशियल सोल्यूशन है उसको टेस्ट किया, आइडली ऑन अ स्मॉल स्केल के ऊपर, एंड मैयर द रिजल्ट, और रिजल्ट को मैयर करें। जैसे कि हम देखा वैक्सीन जो है वो बंदरों पे और चूहों पे ट्राई की गई, ठीक है, दैट वाज ए टेस्ट, वो डू है, ठीक है। और प्लानिंग क्या है, जो प्रॉब्लम है वो क्या है, कोरोना वायरस है,
जब डू की इंप्लीमेंट की तो फिर उसकी एक आउटकम आई, क्या है स्टडी, फिर उस आउटकम को क्या आपने रिजल्ट करना है, क्या ये इफेक्टिव रही इनके ऊपर कि नहीं रही। जैसे अभी जो रीत पहले आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बरतानिया ने जो एक इंस्टीट्यूट ने जो वैक्सीन निकाली है, उसको जब उन्होंने वैक्सीन इस प्लानिंग को 2-3 महीने लग गए उनके, और जब उसको टेस्ट किया तो स्टडी क्या हुई, रिजल्ट क्या आया कि यस इट इज इफेक्टिव, और वो इफेक्टिव है। ठीक है, शायद आप लोगों ने मीडिया के अंदर पढ़ा होगा, ये मैस मीडिया के अंदर भी आया, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर भी आया है, ई मीडिया के अंदर जो ऑनलाइन आप इंटरनेट पे जो न्यूज़ को देखें उसमें भी हर तरफ इसका आया था कि बरतानिया की जो वैक्सीन है वो इफेक्टिव है। सो जो स्टडी है, रिजल्ट क्या है, यस ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रही है और कोरोना वायरस को जो है उनके पेशेंट्स को के अंदर बेहतरी आई है। measure effectiveness, how effective it is, ठीक है, either it is totally killing the virus or not, ठीक है, and decide whether the hypothesis is supported or not, कि ये जो रिजल्ट हैं ये सपोर्टेड हैं कि नहीं है। एक्ट, इफ द सॉल्यूशन वाज सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट इट, सक्सेसफुल है तो इम्प्लीमेंट करें, और साथ साथ क्या करते रहें, कोशिश करें इम्प्रूव करने की, और इम्प्रूव कैसे होगा, अगेन वही प्लान डू चेक एंड एक्ट के लिहाज से वो इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, 5S प्रैक्टिस। ठीक है, इसके अंदर पहला पॉइंट देख लेना, 5S प्रैक्टिस इज ऑफन पार्ट ऑफ ए काइजन अप्रोच। अभी एक क्वेश्चन भी आया है, और स्टूडेंट दोबारा से मैं स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ, ये चीज़ें ये सारी किससे रिलेटेड हैं, डिफरेंट टूल्स हैं, और टूल्स किस लिए यूज आते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्योंकि स्टूडेंट का क्वेश्चन आया कि सर काइजन तो क्वालिटी सर्कल ही है, एंड आई सेड राइटली सेड यस, इसके अंदर रिपीटिशन होगी, ऑलमोस्ट आपको सेम लगेंगे, लेकिन there is a slight different PDSA PDCA प्लान डू चेक एंड एक्ट जो है वो साइकिल इस एक मॉडल दिया है ऑथर ने जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को देखता है। ठीक है, और क्वालिटी सर्कल्स के अंदर भी देर इज ऑल्सो नो मॉडल, लेकिन उसके अंदर भी यही काम क्वालिटी सर्कल्स के अंदर कर रहे होते हैं। अगर इनफैक्ट देखा जाए तो वहाँ पे भी PDCA हो रहा होता है। ठीक है, तो अगर क्वालिटी सर्कल्स वाले जब बैठें और इस PDCA साइकिल को टेबल के ऊपर रखें और राइट डाउन करना शुरू हो जाएं प्लानिंग के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हमें आते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, अगर एग्जांपल दें कि जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो डैमेज आते हैं जो प्रोडक्ट के अंदर लगाने हैं, और 20 स्पेयर पार्ट आते हैं हर एक, क्योंकि ये भी सारे स्टॉक से जो है जब वो आते इन्वेंट्री टुवर्ड्स ऑपरेशन, तो हर चीज़ वहाँ से तो कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड होते हैं, अगर रजिस्टर है तो रजिस्टर रिकॉर्ड होता है कि आज वेयर हाउस से इतने स्पेयर पार्ट्स निकले और ये स्पेयर पार्ट्स निकले। 20 प्रोडक्शन करनी थी तो 20 प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग स्पेयर पार्ट्स निकले। ऐसा नहीं हुआ कि 20 की जगह आपने 25 स्पेयर निकल गया और प्रोडक्ट बनेगी, तो वो सारा सिस्टम खराब हो जाता है। इसके सारे चेक होते हैं ताकि थेफ्ट ना हो, चोरी ना हो, और फिर ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि तो जब उसको देखा कि प्रॉब्लम क्या आते हैं कि स्पेयर पार्ट्स जो है वो डैमेज आते हैं, तो डू इम्प्लीमेंट द प्लान क्या करना है कि उनको रफली हैंडल नहीं करना, उनकी लोडिंग अनलोडिंग क्या करनी है, सही तरीके से करनी है, चेक करना है। उसके बाद 3-4 दिन 5 दिन देखे, 5 दिन लगातार ऐसा हुआ कि हाँ यस अभी कोई उसके अंदर इशू नहीं आ रहा, स्पेयर्स ठीक है, जिस तरीके से पहले हैंडल करते थे उस तरीके से नहीं। अब जो 4-5 दिनों से जिस तरह स्पेयर पार्ट को आप हैंडल कर रहे हैं, उनकी लोडिंग अनलोडिंग है, उनका वेयर हाउस के अंदर अपने शेल्फ्स के अंदर रखना, ये जो है बेहतर तरीका है। दैट इज द वे वी हैव टू डू इट। अगर उसके अंदर फर्दर की इंप्रूवमेंट हो सकती है तो हम उसको और कर सकते हैं। ठीक है, तो जब क्वालिटी सर्कल के अंदर बैठे तो काइजन के इस मॉडल को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और आगे 5S प्रैक्टिसेस हैं, उसमें ऑथर खुद से कहता है कि दीज आर ऑलमोस्ट सेम विद द काइजन। ठीक है, 5S प्रैक्टिसेस क्या है, ये ऑल दो जापानीज वर्ड है और इनको उन्होंने दूसरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया हुआ है। 5S हम एक ब्रेक के बाद करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है,
क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ पे आपके 5-6 मैसेजेस आ जाते हैं सर ब्रेक के, और उस पर भी आ भी गया होगा। तो इस ब्रेक के बाद हम 5S प्रैक्टिसेस को देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक 5 to 7 मिनट्स की हम ब्रेक करते हैं और 10:33 तक हम दोबारा मिलते हैं।
अच्छा जी, क्लास स्टार्ट करते हैं होपफुली। इट्स अ स्मॉल ब्रेक, लेकिन ये है कि एटलीस्ट देयर इज अ ब्रेक। यू कैन स्ट्रेच योर लेग्स और पानी वगैरह पी सकते हैं, उठ सकते हैं और एक ब्रेक ले सकते हैं आप इजीली। अच्छा, 5S है अगेन, रिमेंबर, रिमाइंडर है कि यस दीज आर ऑल द टूल्स। जो नेक्स्ट सिक्स सिग्मा है वो भी हमने क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसको यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वो प्रैक्टिसेस हैं, ये आप देख लेंगे, वो प्रैक्टिसेस हैं जो काम आप करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूटीन टास्क वर्क प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं। ये 5S प्रैक्टिसेस उसी से रिलेटेड हैं, ठीक है। 5S हैं जो कि जापानीज वर्ड के अंदर हैं, जापानीज लैंग्वेज के अंदर हैं, और जिसको हम कह सकते हैं अंग्रेज ऑथर्स ने उनको ट्रांसलेट किया है इनटू इंग्लिश वर्ड्स, और फिर उसके मीनिंग रखे हैं। मैंने दो डिफरेंट मीनिंग रखे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो सके। समटाइम कोई एक को अंडरस्टैंड करते हैं तो बाकी दूसरे को कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इस लिहाज से दो आगे फर्दर मैंने रखे हैं। तो ये प्रैक्टिसेस हैं, किस लिए यूज होती हैं? अचीविंग एन ऑर्गेनाइज क्लीन एंड स्टैंडर्डाइज वर्क प्लेस। तो जो काम के अंदर जो रूटीन वर्क होती है, ठीक है, उनको कैसे ऑर्गेनाइज क्लीन और स्टैंडर्डाइज मैनर में आप कर सकते हैं। अच्छा, सॉरी, ब्रेक से भी आगे होंगे कुछ जो लेट बैठे हैं या अभी आए हैं, एकदम से मुझे याद आ गया। अच्छा, आप लोगों की क्लास जो है, मैंने आपको बताया था कि वेडनेसडे की क्लास का मुझे इश्यू था टाइमिंग का, और वो हमने कोशिश की कि वेडनेसडे को ही अकोमोडेट कर सकें, और क्योंकि मॉर्निंग में मेरी कुछ कमिटमेंट्स थी, जिसकी वजह से ओनली वेडनेसडे को मैं 11:30 लेना चाह रहा था, जो कि हमारी अरेंज नहीं हो सकी। फिर जिले अब्बास मेरे से इन टच थे, और एक दो दिन से इसी चीज़ को हम डिस्कस कर रही थी, और जो उन्होंने भी सजेस्ट किया, जो कि आपसे कंसल्ट करने के बाद था, कि वो ये है कि थर्सडे को क्लास रख ली जाए जो वेडनेसडे को होती है। यानी वेडनेसडे को जब नहीं होगी तो वो 2 घंटे हमने इस वीक के अंदर रखने हैं। तो ये डिसाइड हुआ था कि थर्सडे को पहले 2 बजे हुआ, फिर अगेन डिस्कशन के बाद 2:30 हुआ, और मोस्टली स्टूडेंट इस पे एग्री हैं कि ये जो वेडनेसडे वाली क्लास है ये थर्सडे को 2:30 पे रखी जाए। 2:30 से लेकर 3:30 एंड 4:30 तक ये क्लास जाएगी, और जो कि ज़िले अब्बास ने आपके ही कंसेंसस से रखा है, ठीक है। वो मेरे साथ इन टच था, पहले 2 बजे थी, और फिर उसके बाद उसने बताया कि नमाज 2:45 सम मस्जिद के अंदर जमात होती है, तो स्टूडेंट का ये है कि अगर 2:30 रख लें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो फिर मैंने कहा यस इट्स ओके, नो वरीज, और फिर 2:30 पे रखेगी। तो ये सारी जो है वो एक म्यूचुअल कंसेंट से हुआ है। क्लास में जिक्र करने का मकसद ये है कि अभी जो क्लास में अटेंड कर रहे हैं वो स्टूडेंट जो है उनका किसी लिहाज से किसी क्लास में कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहा। जहाँ तक मुझे पता लगा कि आपकी क्लासेस अप टिल वेडनेसडे होती हैं, योर थर्सडे इज फ्री, ठीक है। सो जस्ट इफ एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम, ठीक है, तो वो मुझे काइंडली जो है वो अभी मैसेज कर दे और मुझे बता दे कि कोई इशू किसी को तो नहीं है, किसी के कोई कन्फ्लिक्ट, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि कन्फ्लिक्ट है। जैसे कि ज़िले अब्बास ने जो मुझे बताया कि आपकी वेडनेसडे तक क्लासेस होती हैं, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी इशू प्लीज़ राइट मैसेज ओवर हेयर, ठीक है। 2-3 मिनट हैं, आप लिख लें, फिर इसको दोबारा से हम डिस्कस करते हैं इफ़ अगर कोई इशू आता है। तो हम भी पीडीसीए साइकिल पे चलेंगे, प्लान डू चेक एंड एक्ट, ठीक है, जो कि इससे पहले हम कर चुके हैं। तो फर्दर फिर भी अभी मैं अनाउंस इस वजह से कर रहा हूँ कि इफ़ देयर इज़ अ इशू तो पीडीसीए को हम रिपीट कर सकते हैं।
अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट्स के इशू आ रहा है, अब क्या किया जाए? आई थिंक ये पहले ज़िले बाद से तो वैसे मेरी जो डिस्कशन हुई है, क्योंकि ये लास्ट वेडनेसडे को भी हमारी क्लास नहीं हुई थी, तो ये इशू लास्ट वेडनेसडे से इवन मंडे से है। सो दैट टाइम वो जो है पीडीसीए के ऊपर हम रहे, क्योंकि वेडनेसडे को 11:30 थी। अब ये इशू आ रहा है, कन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहा, लेकिन जॉब का इशू आ रहा है स्टूडेंट्स का। रिदा, आपने डिस्कस किया था ज़िले अब्बास से, इफ यू आर यू इन टच विद ज़िले अब्बास? और अगेन आमिर 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 फैज़ान, इनको इशू है, दो स्टूडेंट्स को जो कह रहे हैं कि जी यस, ज़िले अब्बास, आपका मैसेज मैंने अभी पढ़ा, और आई हैव टोल्ड रिदा एंड आमिर फैज़ान दे हैव सम इश्यूज। बाकी रेस्ट नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। बाकी स्टूडेंट ने कहा है इनकी जॉब का मसला है, तो इफ़ यू हैव कांटेक्ट विद देम, उनसे डिस्कस कर लें, देख लें और मुझे बता दें। रिदा एंड आमिर फैज़ान, दो स्टूडेंट से। बाकी तो रेस्ट आई बिलीव कि आप लोग सारे जो हैं वो ज़िले अब्बास से जो है डिस्कशन के बाद ही जो हमने ये टाइमिंग रखी थी। एक्चुअली इशू ये भी आ रहा है कि कोर्स ज़्यादा एक हमारा पूरा पार्ट रहता है, और वैसे स्लाइड्स गुजारना तो आराम से मैं उस कोर्स को ख़त्म भी करवा सकता हूँ उसमें, लेकिन असल तो नॉलेज है कि नॉलेज जो आपका, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और बीच में एक सीबी जो ऑपरेशन मैनेजमेंट ख़त्म होगा, तो आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम भी लाइव जो हम जिस तरह लास्ट टाइम करवाया था उसको हमने डिस्कस किया था, और जो हर चैप्टर के एंड में वो क्वेश्चन भी हम करते हैं। लेकिन जो क्लास बेस्ड एग्ज़ाम ICMA के हैं, वो मैं चाह रहा हूँ 2 हम करें, और एटलीस्ट एक के अंदर हमारी जो है वो घंटा 1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि अब हमारे पार्ट 3 कवर हो जाएंगे, तो 3 कवर में फिर हमारे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा होंगे। लास्ट टाइम हमने 10 to 12 क्वेश्चंस किए थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसमें जो है वो मार्केटिंग भी था, और हमने HR के क्वेश्चंस लिए थे। अब मार्केटिंग, HR एंड ऑपरेशंस हैं, इन सारों के क्वेश्चंस हम लेंगे, और जो क्वेश्चंस 100 हैं आउट ऑफ 100 हमने 12 to 15 किए थे। तो अगर उन सारी चीज़ों को देखा जाए तो वी हैव शॉर्ट ऑफ टाइम रियली, क्योंकि वो डेडलाइन इज बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, नेक्स्ट मंथ के एंड में फिनिश करना है, और क्वालिटी का भी एक लास्ट चैप्टर है, सेकेंड ये 9 चैप्टर, और फिर नेक्स्ट पार्ट जो है परफॉर्मेंस से रिलेटेड, वो भी हमने स्टार्ट करना है, और जो आवर्स कैलकुलेट करें तो हमारे पास कम है। चलें, आपसे दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। मेजॉरिटी इज एग्रीड, अगर इफ आई वुड से 90% इज एग्रीड, देयर इज एन इशू फॉर द 2 स्टूडेंट्स, और इफ यू कैन कम्युनिकेट और कोऑर्डिनेट विद द ज़िले अब्बास, और ड्राइव के ऊपर भी हैं एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपके पास हैं। इफ यू कैन अकोमोडेट लाइक दैट, उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख लें, और कोई क्वेश्चन क्यूरी है आप मंडे को मेरे से पूछ सकते हैं, और देख सकते हैं, और ज़िले अब्बास से कम्युनिकेट कर लें जो भी इश्यूज़ हैं, तो इंशाल्लाह आपके वो इश्यूज़ उस लिहाज से हम रिजॉल्व कर लेंगे। फर्दर मैंने नाम ले लिया है। बाकी वैस आप देख लें, ज़िले अब्बास से इसको डिस्कस कर लें, और देख लेते हैं, आपकी सजेशन भी ठीक है। और जो 2 नाम मैंने ज़िले अब्बास आपको दिए हैं, आप उनसे कोऑर्डिनेट कर लें, ठीक है। और देख लेते हैं, ईद तक इस वीक तो होगी, थर्सडे को क्लास होगी, लेकिन उसके बाद का क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी तो एग्री थी थर्सडे की, क्योंकि ये कल इन टच रहे, और मैंने कहा जैसे एज आई सेड के लास्ट वीक से ये इशू है। लास्ट मंडे को मैंने आपको बताया था कि वेडनेसडे देयर इज एन इशू एंड आई नीड टू चेंज द टाइमिंग्स ऑफ क्लास, में मैंने डिस्कस किया था, और फिर ज़िले अब्बास से भी किया था। चलें ज़िले अब्बास, दोबारा मैं आपसे इन टच होऊंगा, ठीक है, और देख लेते हैं हम इसको कैसे टैकल करते हैं, और कौन सा टाइम अप्रोप्रिएट होता है जिसमें सारे एग्री होते हैं और विलिंग हैं। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई इसका सोल्यूशन जो है हम निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, क्लास आगे चलते हैं। अच्छा, 5S अभी हमने स्टार्ट किए हैं। अगेन लास्ट टाइम जो है वो काइजन अभी स्टार्ट किया था, तो क्वेश्चन आ गया था कि काइजन रिपीट कर दें।
तो 5S भी अभी हमने स्टार्ट किया है, अभी हमने करना है। दैट्स द नेक्स्ट स्लाइड जो 5S की है। एंड अनदर 5S जो है उसका ऑर्डर जो है वो भी हमने दिया है, ठीक है। तो ये अभी सिर्फ स्टार्ट किया, सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ कि 5S जो है वो एक प्रैक्टिस है, एक ऐसी अप्रोच है जिससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जो अपने काम करते हैं उनको ऑर्गेनाइज, क्लीन और स्टैंडर्डाइज वे के अंदर आप करें। प्रॉपर SOPs आपके डेवलप हों, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हों और उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मीट करते हुए आप काम करेंगे। जैसे स्टैंडर्ड्स क्या है, जैसे मैंने अगर आपको प्रोडक्शन का बताया कि अगर एक पेंटिंग की वर्कशॉप के अंदर आदमी जॉब कर रहा है, ठीक है, या प्रोडक्शन यूनिट के अंदर पेंटिंग का एरिया है, उसका जो एरिया है जहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर आके पेंट होता है, तो अब उसके लिए मस्ट होता है कि उस आदमी ने फिल्टर वाला मास्क पहना हो, वो जो बड़े इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए मास्क यूज होते हैं जो हाईली सोफिस्टिकेटेड। इट्स नॉट लाइक ये N95 मास्क की बात करूं जो फिल्टर वाला है, इट्स नॉट दैट। वो हैवी फिल्टर्स वाले मास्क होते हैं, वो पहने होने चाहिए। और आंखों के ऊपर उनके जो इंडस्ट्रियल ग्लासेस हैं जिस तरह के, वो ग्लासेस उन्होंने पहनी होनी चाहिए। दीज आर द स्टैंडर्ड वे, ठीक है, जिसके अंदर आप एक काम को करते हैं। और SOP क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। किसी भी काम को करने का जो ऑपरेट करने का जो प्रोसीजर है वो SOP होता है। तो 5S प्रैक्टिसेस जो हैं वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टैंडर्ड, ऑर्गेनाइज, एक ऑर्डरली मैनर के अंदर, ऑर्डर के अंदर, सीक्वेंस में, ऑर्गेनाइज तरीके से, ठीक है, मेसी एंड स्क्रफी चीजें ना हो, उस वे में जब आप एक काम को करते हैं तो ये 5S प्रैक्टिसेस उसके बारे में है। इसके अंदर ऑथर कहता है कि ये जब हम अभी पढ़ेंगे तो आप भी देखेंगे, दीज आर वेरी ऑब्वियस, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लैक करती है और उनको जो है वो मिस कर देती है, ठीक है। अब जब PDCA को हम देखें तो बहुत लोग PDCA कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो एक एज ए फ्रेमवर्क, एज ए मॉडल, बिजनेस मॉडल आपके सामने होता है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग उसको देख के ईच एंड एवरी स्टेप लेते हैं। तो जब ये 5S जो 5 प्रैक्टिसेस हैं, S की प्रैक्टिसेस हैं, जब वो आपके सामने होती हैं तो आप फिर उनको देख के करते हैं और फिर एक चेकलिस्ट बनाते हैं। यस, टिक टिक टिक, हम बिल्कुल इसी वे के थ्रू इसको काम को सर अंजाम दे रहे हैं। एंड समटाइम ऑर्गेनाइजेशन समहाउ उन 5 में से 3, 4, 2 प्रैक्टिसेस को कर रही होती हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑथर ने यहाँ पे बताया है कि अगर इन 5 के 5S को यहाँ पे ले लें तो फिर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइज, क्लीन और स्टैंडर्डाइज वे के अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो पहला पॉइंट है इसके अंदर वो क्या कहते हैं कि द 5S प्रैक्टिस इज ऑफन अ पार्ट ऑफ काइजन अप्रोच। और काइजन अप्रोच क्या है? कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना, ठीक है। तो काइजन का एक हिस्सा है, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ ए काइजन अप्रोच। काइजन अप्रोच का एक जो है पार्ट है, ठीक है। इसमें वो क्या कहता है, ये 5S आर जापानीज वर्ड्स बट कैन बी ट्रांसलेटेड एज फॉलोज। जो नेक्स्ट स्लाइड में फॉलो हो रहा है, फॉलोइंग स्लाइड में आएगा कि ये जैसे मैंने बताया कि ये सारे जापानीज वर्ड हैं और इनको इंग्लिश ऑथर्स ने, क्योंकि अगर उर्दू में होता तो मैं कहता उर्दू ऑथर ने, तो इंग्लिश के जो बिजनेस के ऑथर हैं, जो ऑपरेशन से रिलेटेड जब उन्होंने लिखा है तो उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन इंग्लिश के अंदर दी है कि ये 5S प्रैक्टिसेस क्या है, ठीक है। एज फ्रॉम द वर्ड्स ये जाहिर है कि ये भी 5S प्रैक्टिसेस किसकी हैं? ये जापानीज प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। वर्ड देख रहे हैं अब, दीज आर इन जापानीज और इसके मैं आई डोंट नो जापानीज और उसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है। सीरी है, सीटन है, एंड सीसो है, एंड सिकेत्सु एंड शित्सुकी। सो ये 5S प्रैक्टिसेस जो जापानीज है। अगर हम पहले वर्ड को देख लें तो पहले वर्ड में क्या कहता है? स्ट्रक्चराइज, ठीक है। प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के अंदर होने चाहिए जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। उनको एक स्ट्रक्चराइज वे के अंदर होना चाहिए। एलिमिनेट अननेसेसरी आइटम्स, एग्जांपल ओल्ड, पुरानी एंड अनवांटेड फाइल्स, ठीक है। जो पुरानी है और जो चीज़ें ज़रूरत नहीं हो रही है या फाइल्स ज़रूरत नहीं हो रही हैं, तो आप उसको क्या करो, उनको आप ख़त्म कर दो, ठीक है। उनको आप क्या कर दो? ख़त्म कर दो। तो पहला क्या आ गया? स्ट्रक्चराइज। सेकंड क्या है? सिस्टमाइज। A structured
filing system, a place for everything and everything in its place. ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है और बहुत अच्छा सेंटेंस है अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें कि हर चीज़ के लिए एक जगह होनी चाहिए और हर चीज़ अपनी उस जगह के अंदर मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको रोज एंड कॉलम्स एंड बिन्स का आइडिया हो और अगर आपको वेयर हाउस का पता हो ये ऑपरेशंस के अंदर, ठीक है, तो आपकी हर चीज़ के लिए रोज और कॉलम्स बने होते हैं जिसमें वो चीज़ इन प्लेस होती है और जब आपको वो चीज़ चाहिए होती है तो फिर आप उस चीज़ को उसी जगह से निकालते हैं। तो इसने कहा कि हर चीज़ के लिए एक स्पेस मौजूद होनी चाहिए, एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे उस चीज़ को पड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक ही जगह बी चीज़ पड़ी है और सी की जगह डी पड़ी है। ए वाली जगह जो ए के लिए मखसूस है उस पर ए ही है, बी वाली जगह पे बी है, सी वाली जगह पे सी है और डी वाली जगह पे डी। ठीक है, a structure filing system, a place for everything and everything in its place। ठीक है, तो ये एक सिस्टमाइज वे से, अगर सिस्टमाइज वे की अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, शायद मैंने आपसे जिक्र किया, रॉयल मेल के अंदर लंदन में मैं जॉब करता था। वहाँ पे आप ज़्यादातर ऑड जॉब्स ही करते हैं। जो मेल सॉर्टिंग सिस्टम था, जो ख़तों को सॉर्ट करते थे, ठीक है, हमारे पास एरिया के कोड्स होते थे। जैसे अगर मैं कहूँगा इस्लामाबाद के हर सेक्टर का कोड है, और हमारे सामने खाने बने हुए थे, खाने जिस तरह स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं, चकोर बॉक्सेस, जिस तरह आपकी मैथ की कॉपी के अंदर बॉक्सेस होते हैं ना, जो बच्चों की मैथ की कॉपी होती है, वैसे बॉक्सेस थे जो हमारे सामने हैं। और उनको उस बिजनेस टर्म के अंदर पिजन हाउसेस, पिजन कबूतर का घर, पिजन हाउसेस कहलाते थे। अगेन दोबारा से विजुअलाइज करें, जो मैथ की कॉपी बच्चों की होती है उस जैसे खाने आपके, हमारी सीट थी, सामने टेबल था और टेबल से बिल्कुल सामने फ्रंट के ऊपर टेबल, वो जगह जहाँ पे हम खत को रखते थे, और सामने पिजन हाउसेस थे। ऐसे हाउसेस, ऐसे लकड़ी के डब्बे बने होते थे जैसे कि मैथ की बच्चों की कॉपी होती है, उस तरह के स्क्वायर बॉक्सेस थे। और हर बॉक्स के नीचे, क्योंकि वो लकड़ी के बने होते थे और होती थी कम से कम, अगर मैं कहूँ कि 6 बाय 6 इंच का बॉक्स था या 4 बाय 4 इंच का एक बॉक्स था। ठीक है, स्क्वायर बॉक्स। और हर बॉक्स के नीचे एरिया कोड, लंदन का एरिया कोड लगा होता था, लिखा हुआ होता था। ऐसा ही है जैसे इस्लामाबाद के सेक्टर हैं, यानी हर बॉक्स के नीचे G11, G12, F6, G6, ठीक है, F10, F8, F9, इस तरह हर बॉक्स के नीचे लिखा हुआ है। अब जो हमारे टेबल के ऊपर खत जब हम रखते थे तो उन खतों के ऊपर एरिया के कोड लिखे होते थे। लाइक G11 लिखा हुआ है तो जिस बॉक्स के नीचे G11 लिखा है उस बॉक्स के अंदर मैं क्या करता था, उन खतों को रख देता था। अब जब वो खत सारे सॉर्ट किए, और ह्यूज बास्केट होती थी, 2-2.5 घंटे हमें सॉर्ट करने के अंदर लगते थे, और उस बास्केट से उठा उठा के हम खत अपने टेबल पे रखते थे, फैलाते थे उनको। फैलाने के बाद उन खतों को हम उन रिस्पेक्टिव पिजन हाउसेस के अंदर रखते थे, जो कि हमारे जो है जैसे G11 के हैं तो सारे G11 के अंदर भी अगर फर्दर 1 2 3 4 है तो वो 1 2 3 4 का एक ही बॉक्स होगा। तो G11 के उस बॉक्स के अंदर सारे खत जो उससे रिलेटेड है उस पिजन हाउस के अंदर हम डालते जाते थे। ठीक है, तो दैट्स द वे, वो इस सिस्टमाइज वे से हम उनको सॉर्ट करते थे। अब F10 का है तो जरा ऊपर करके देखा, अच्छा जी F10 का ये खाना बना हुआ, उसको F10 के खाने के अंदर रख दिया। ठीक है, F6 का है तो जो खत हमने देखा जिसके अंदर कोड, एरिया कोड F6 लिखा है, उसको उस पिजन हाउस के अंदर हम रख देते थे। तो अगर जिस कंप्यूटर का नॉलेज अगर आपको है तो जब आप कंप्यूटराइजेशन करते हैं, फाइलिंग सिस्टम को भी अंदर आप रोज एंड कॉलम्स के अंदर रखते हैं। आप रोज बनाते हैं, फिर उनकी फिजिकल लोकेशन बनाते हैं। ठीक है, फिजिकली भी अलमारी के अंदर हर एक रो को एक आपने कोड आइडेंटिफाई किया है, लाइक A1, A2, A3, A4। ये एक अलमीरा के अंदर जो 4 उसके शेल्फ है तो आपने उस अलमीरा का नाम दे दिया A से A1 है। दूसरी अलमीरा का नाम B है तो B1 2 3 4। अब जब कंप्यूटराइजेशन आप करते हैं और किसी फाइल को आप आइडेंटिफाई करते हैं, सर्च करते हैं, तो फौरन आपको पता लगता है कि ये B3 में पड़ी हुई है। आपको दूर से सामने पता है कि B3 ये अलमीरा है, क्योंकि ऊपर अलमीरा के नाम, अलमारियों के ऊपर नाम लिखे हुए हैं ABCD। ऐसी अगर 50 अलमारियां हैं तो आपको फौरन आइडेंटिफाई होगा कि ये बी के अंदर रो नंबर 3 के अंदर ये चीज। आगे फिर आ जाते हैं कॉलम्स।
कि उसमें भी रो 3 अगर रो 6 फुट की लंबी है तो उस 6 फुट के अंदर आपने 6 कॉलम्स बनाए हैं, तो A33 आ गया, तो दैट्स मीन B33 है तो बी के अंदर थर्ड रो में थर्ड कॉलम के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है, या ये प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, या ये स्पेयर पार्ट पड़ा हुआ है। दैट्स द वे सिस्टमाइज मैनर के अंदर लोग काम करते हैं। आप अगर इसके नीचे देखें तो द प्रिंसिपल में अपीयर सिंपल, ऑब्वियस, कॉमन सेंस, बट अंटिल द एडवेंट ऑफ 5S मेनी बिजनेसेस इग्नोर दीज बेसिक प्रिंसिपल। ऐसा बिल्कुल होता है, इग्नोर करते हैं। मैं आपको अपनी ऑयल कंपनी के अंदर हमने बैक ऑफिस को कंप्यूटराइज करना था, आई वॉज इन्वॉल्व इन दैट प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के अंदर थे। आप इमेजिन करें जब हमारा, क्योंकि उसके सेट के 3 भाई थे, तो जब दूसरा सेट जो इस ऑफिस को डील करता था, जब कोई फाइल मांगता था, तो आई स्टिल रिमेम्बर उस लड़के का नाम काशिफ, काशिफ को आधा पौना घंटा लग जाता था उस फाइल को निकालने के लिए, ठीक है। और मैंने काशिफ को उसके अंदर खपते हुए देखा भी है। काशिफ पुराना था, 6 साल से जॉब करता था, और उसको फाइलों का पता होता था और फाइलें ढूंढ रहा होता था, और आधा पौना घंटा घंटा भी लग जाता था। और ऊपर से हमारे सेठ जो है वो कॉल कर रहे होते थे कि फाइल नहीं मिली है। सपोज अगर 2000 के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट, CGG हमारा एक सप्लायर होता था जो कनाडा के अंदर हमें ऑयल के डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई करता था, और अगर हमारे सेठ ने कहा जी CGG का जो 2000 का कॉन्ट्रैक्ट था जो है उसकी फाइल निकाल के लाओ, तो काशिफ को घंटा लग जाता था फाइल ढूंढने में। बट सिस्टमाइज मैनर के अंदर जब हमारा सिस्टम कंप्यूटराइज हो गया, काशिफ को एक क्लिक के अंदर विद इन 30 सेकेंड्स 1 मिनट आइडेंटिफाई कर लेता था कहाँ पे पड़ी हुई है, और 2-3 मिनट के अंदर वो फाइल निकाल के ऊपर, हम नीचे बेसमेंट बैठे थे, ऊपर हमारे सेठ के हाथ में वो दे देता था कि सर ये रही फाइल। तो ये फायदा होता है। समटाइम घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे लग जाते थे किसी फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन सिस्टमाइज्ड मैनर के अंदर काम नहीं हो रहा होता। जैसा मैंने इसमें बताया कि उस फाइल्स को उनकी रोज एंड कॉलम्स के अंदर पड़ी होती है, आइडेंटिफाई करना और वो बनानी पड़ती है, क्योंकि जब कंप्यूटराइजेशन आती है तो आपको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत चेंज करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि टेक्नोलॉजी एज ए होल पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज लाती है। जब सिर्फ आप एक टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंट करते हैं, आप देखते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल होती है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज लेके आना पड़ता है। सो दैट्स द सिस्टमाइज। और वो सिस्टमाइज जो दूसरा मैंने आपको बताया उन पिजन हाउसेस के अंदर। अच्छा, अब जब हम खत सॉर्ट कर लिया हमने, हमारे पास 2-2.5 घंटे लगे और बास्केट भरी हुई थी उनकी लेटर्स की, और उसके अंदर हमने सॉर्ट आउट कर लिया। फिर हम क्या करते थे, उन एनवेलप्स को निकालते थे, रबड़ बैंड से सिंपल उनको जो है वो लपेट के उनके ग्रुपिंग कर लेते थे, और उनको फिर बैग्स में डाल के एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आगे सेंड कर लेते थे। जो पोस्ट मास्टर्स थे वो फिर अपने बैग्स के अंदर लेके जाके उन एरियाज के अंदर उन बार कोड्स पर स्ट्रीट और हाउस नंबर से जाके उनको उसमें डिलीवरी कर देते थे। तो दिस इज द सिस्टमाइज्ड वे कि आप किसी चीज को करते हैं। अ स्ट्रक्चर फाइलिंग सिस्टम, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, ठीक है। ये बहुत, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन होती थी इसके अंदर, ये प्रोडक्शन डिफरेंट यूनिट करते थे और उसमें बहुत इश्यूज थे, उसमें किसी सिस्टमाइज मैनर से नहीं था। मैंने शायद आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कि उसमें अगर एक स्पेयर है, पता लग गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई स्पेयर ही नहीं है। मेरा स्टूडेंट वहाँ पे जॉब करता है तो सुनता है कि सर जब उस स्पेयर पार्ट को मैंने ढूंढा, बाय द एंड ऑफ डे जो स्पेयर पार्ट हमने ऑर्डर कर दिए थे और पता लगा कि नहीं है, वैसे 5 स्पेयर पार्ट मुझे मिले, जिसमें से जब मिले तो पता लगा हाँ ये तो 3 तो हमने 2 महीने पहले ऑर्डर किए थे, और ये जो 2 रह गए ये उससे पहले 5 आए थे तो उसमें से 2 रह गए। तो ये सिस्टम्स बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं, सिस्टमाइज मैनर में नहीं होते। सो दैट्स अ सिस्टमैटिक। आई होप आपको अंडरस्टैंड कर देंगे व्हाट इज़ द सिस्टमैटिक वे कि हर चीज़ अपनी जगह पे मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, सैनिटाइज इसको क्लीन भी कहते हैं। अच्छा, क्लीन वर्क स्टेशन, रेगुलरली आपने चीज़ों को अपने क्लीन करना है, ठीक है। बास प्रोडक्शन यूनिट ऐसे होते हैं जहाँ पे आपकी क्लीननेस नहीं दी जाती है, बाज़ जगह फॉलो की जाती है, बाज़ जगह पे नहीं फॉलो की जाती है। आपका शॉप फ्लोर इतना गंदा होता है कि आप चल रहे होते हैं, और आपके इवन फैक्ट्री के प्रोडक्शन फ्लोर इतना गंदा होता है कि आप चल रहे होते हैं और आपके बूटों के अंदर चिप चिप वहाँ पे महसूस हो रही होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने, जब तक वो उसको प्रॉपर क्लीन नहीं करेंगे, एक वक्त आएगा वहाँ पे आप हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं होगी और आप काम नहीं कर सकेंगे
जिससे लोगों के हाइजीन के प्रॉब्लम भी, हेल्थ के प्रॉब्लम भी होंगे, और आके आपकी जो प्रोडक्शन है वो भी इम्पैक्ट हो सकती है, उसमें स्लिपरी से इंजरीज हो सकती हैं, और अब प्रॉब्लम और इश्यूज वहाँ पे अराइज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। हमने ये आपने जो वॉ फैक्ट्री है, शायद आप लोगों में से किसी ने विजिट की हो, जहाँ पे असला बनता है। आई हैव विजिटेड दैट फैक्ट्री एज वेल, और ये ज़्यादा नहीं, 2 साल पहले हमने ये फैक्ट्री विजिट की थी, और वहाँ पे बड़ी हैवी प्रोडक्शन होती है, और इवन टेस्टिंग भी होती है वेपन्स की, और इवन हमने फायर करके टेस्ट भी किए। जो राइफल्स हमारी बनती हैं G3s आर्मी की जो हैं, और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और काफ़ी सीक्रेटिव प्लेस है वहाँ पे जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, ऑल दो हमें वहाँ पे तस्वीरें लेने का कहा तो उन्होंने कहा तस्वीरें मना है, तो हमारे कोलीग ने कहा कि सर ये सारी तस्वीरें आपकी वेबसाइट पे मौजूद है, जो आप इस वेपनरी की जो शोरूम हमें उन्होंने वेपनरी का शो करवाया। तो हमारे साथ हमारे टीचर थे, हमारे डीन थे, ब्रिगेडियर साहब, तो उन्होंने कहा आजकल दुनिया में कोई सीक्रेट नहीं है, द ओनली सीक्रेट इज व्हेन एंड वेयर। ठीक है, इन्होंने बताया कि हम अमेरिका के अंदर एक ट्रेनिंग पे गए थे, तो बड़ी सीक्रेटिव प्लेस थी, उन्होंने वो प्लेस हमें विजिट करवाई। ठीक है, और वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि अमेरिकन आर्मी वाले ये प्लेस हमें विजिट कराएंगे। तो वहाँ पे कहते हैं वी लर्न ओवर देयर कि उन्होंने कहा आज दुनिया के अंदर सिर्फ एक सीक्रेट है, व्हेन एंड वेयर, कब और किस जगह के ऊपर, यानी वॉर के अंदर, जंग के अंदर कब और किस जगह पे आपने कैसे अटैक करना है, ये एक ओनली सीक्रेट रह गया, वरना एवरीथिंग इज ओपन। अगर कोई समझे कि उसकी ये चीज़ सीक्रेट इंस्टॉलेशन है, इंडिया समझे कि मेरी बहुत सीक्रेट है, किसी को नहीं पता, और पाकिस्तान समझे सीक्रेट है, नहीं, सबसे बड़ा सीक्रेट है व्हेन एंड वेयर। जब आप बैटल फील्ड के अंदर जाते हैं तो कब और किस टाइम के ऊपर आपने क्या मूव लेना है, क्या टैक्टिकल अप्रोच अडॉप्ट करनी है, क्या स्ट्रेटजी आपने यूज़ करनी है, दैट्स द ओनली सीक्रेट। ठीक है, तो खैर वैसे मैं बात कर रहा था, ओवर देयर वी फाइंड इट वेरी क्लीन। ठीक है, बहुत क्लीन थी उनकी स्पेस, ऑल दो ओल्ड यूनिट था, पुराना था, कोई इतनी खास इनोवेशन नहीं है, बट वी आर गुड एट, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र है और लाइसेंस लिए हुए हैं बहुत ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसको हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और पाकिस्तान जो है, आप इमेजिन करेंगे ये वो फैक्ट्री अमेरिका के अंदर भी असला एक्सपोर्ट कर रही है, सम ऑफ द वेपनरी अमेरिका को भी यहाँ से सेल होती है, बेची जाती है, बरतानिया को भी बेची जाती है। ठीक है, इट्स अ स्मॉल सिटी, छोटा शहर है, 26,000 एम्प्लॉयज़ वो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। सो व्हेन यू विजिट ओवर देयर तो आपको पता लगेगा कि क्लीनलीनेस होना कितना ज़रूरी है। किसी भी प्रोडक्शन के अंदर, हफीज़ ऑयल इंडस्ट्री के अंदर भी हमने विजिट किया, दैट वाज आल्सो वेरी क्लीन। अगर वो क्लीन नहीं होगा तो ऑयल इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ पे आप काम ही नहीं कर सकते, आप इवन चल भी नहीं सकते। क्यों कि अगर क्लीनलीनेस नहीं होगी तो आपकी जो लेबर है, वर्कफोर्स है, वो उस जगह पे प्रोडक्शन यूनिट में काम नहीं कर सकेगी, क्योंकि वहाँ पे सारी स्पिल जो गिरते हैं फ्लोर के ऊपर, वो क्या गिरता है, वो ऑयल गिरता है या तो घी गिरता है, और उस ऑयल और घी को अगर आप नहीं बचाएंगे, उस जगह को, फर्श को क्लीन नहीं करेंगे, तो आपकी प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती है। सो दीज 5 आर रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टैंडर्डाइज अल्फाबेटिक फिलिंग सिस्टम। ठीक है, आपने स्टैंडर्ड वे के थ्रू, व्हाट इज योर स्टैंडर्ड वे, आइदर इट इज अल्फाबेटिक और व्हाटएवर, आपने उसके थ्रू इसको जो है वो फिल करना है। सेल्फ डिसिप्लिन, do not slip back into old habits. If the habits are bad और old है तो उसमें slip back ना हो। It's not a small thing. इसके अंदर हम स्टेटस को की बात करते हैं, स्टेट ऑफ प्रेजेंट भी, लोग उसको छोड़ना ही नहीं चाहते, और जो हैबिट्स बिल्ड हो जाती हैं लोगों को वो हैबिट्स छोड़ना मुश्किल हो जाता है। आज भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो ओल्ड टाइपराइटर है वो यूज़ हो रहा है, लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताता चलूं 2011 के अंदर बरतानिया की कंपनी ने आखिरी टाइपराइटर बनाया था, और आखिरी टाइपराइटर बना के म्यूजियम को दे दिया था कि ये म्यूजियम की चीज़ है, ये अब म्यूजियम के अंदर होनी चाहिए, और बरतानिया के म्यूजियम के अंदर टाइपराइटर मौजूद है, और पाकिस्तान के अंदर स्टिल वो टाइपराइटर यूज़ हो रहा है। सो ओल्ड हैबिट्स, क्यों वो लोग अभी भी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं हमने 20 साल से इसको यूज़ कर रहे हैं, 22 साल से यूज़ कर रहे हैं, 16 साल से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आई मेट अ पर्सन, कुरैशी साहब, एंड कुरैशी साहब कह रहे हैं कि नहीं अनु मैं नहीं छड़ सकता, मैं 10 लेटर भी टाइप कर रहे हैं मैं इसे ते करांगा, क्योंकि 16 साल तो मैं इस पे टाइपिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उस लिहाज से होती है।
कि डू नॉट स्लिप बैक इनटू ओल्ड हैबिट्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लर्निंग कल्चर है, नॉलेज मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन इनोवेट होती हैं, वहाँ पे ये लोग जो हैं वो इस कल्चर को चेंज करते हैं। यही वो चीज़ें हैं, वो जो एस हैं उनको मैंने उसी लिहाज से फर्दर एक और है, और सेम उसी सीक्वेंस के साथ हैं। अगर आप देख लें स्ट्रक्चर है तो वो कहता है सॉर्ट करो, रिमूव व्हाट इज नॉट नीडेड एंड कीप व्हाट इज नीडेड। इसमें अगर देख लें ओल्ड अनवांटेड फाइल्स को जो अननेसेसरी है उसको रिमूव कर दें। दूसरे लफ्जों में इसने लिखा है रिमूव व्हाट इज नॉट नीडेड एंड कीप व्हाट इज नीडेड। सेकंड क्या है, सेट इन ऑर्डर। लास्ट में क्या है, सिस्टमाइज और स्ट्रक्चर फाइलिंग सिस्टम। इसके अंदर वही रोज एंड कॉलम्स एंड बिन्स की है, वो पिजन हाउस की जो मैंने एग्जांपल दी है। अरेंज एसेंशियल आइटम इन ऑर्डर फॉर इजी एक्सेस। काशिफ को घंटा 2 घंटे नहीं लगेंगे। काशिफ अब क्या करेगा, एक सॉफ्टवेयर के अंदर क्लिक से फाइंड आउट कर सकता है कि सीजीजी से जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस साल का, उस मंथ का, और जिस प्रोडक्ट का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया उस प्रोडक्ट को सिर्फ सर्च करेगा तो उसको पता लग जाएगा कि 2000 के अंदर जो सीजीजी से हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो फाइल किस जगह पे मौजूद है, ठीक है। शाइन वही चीज़ आती है जो लास्ट में अभी हमने पढ़ी थी, क्लीन वर्क। और क्लीन वर्क में हफीज ऑयल इंडस्ट्री और जो वॉ फैक्ट्री के मैंने एग्जांपल दिया कि कीप थिंग्स क्लीन एंड टाइडी, नो ट्रैश और डर्ट इन द वर्क प्लेस, ठीक है। ये वो 5S का वन ऑफ द प्रिंसिपल है जिससे आप क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज, लास्ट में क्या था, दैट इज द सेम वर्ड, स्टैंडर्डाइज अल्फाबेटिक फिलिंग सिस्टम, ठीक है। उसमें मैंने कहा था कुछ भी आप कर सकते हैं। एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस टू मेंटेन अ क्लीन वर्क प्लेस, ठीक है। स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइन को या अल्फाबेटिक फिलिंग सिस्टम को आप देखें जिसके थ्रू आप एक वर्क प्लेस को क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या, सस्टेन, मेक 5S a habit and teach others to adhere to established standard, ठीक है। ओल्ड हैबिट्स की हमने यहाँ पे बात की थी। यहाँ पे क्या कहता है, ये जो पांचों की 5 हैबिट्स हैं इनको आप एज ए हैबिट बना लें और दूसरों को भी टीच करें कि वो इन स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें, ठीक है। ऑल्दो ऑथर कहता है इसके नीचे जो लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल में अपीयर सिंपल ऑब्वियस कॉमन सेंस बट अंटिल द एडवेंट ऑफ 5S many businesses ignore these basic principle. Yes, it is the case. बहुत सिस्टम इग्नोर करते हैं, करते थे, इसके बाद उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, बट स्टिल अगर मैं कहूँ कि अब भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो मेरा एक्सपोजर है उसके अंदर मैंने देखा है कि लोग इस वे से काम नहीं कर रहे होते। अगर पाकिस्तान में हम बात करें तो हम इसको कहते हैं जो अथॉरिटीज़ हैं जो इन्फोर्स करते हैं, जिसको हम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कहते हैं, वो काम ही सही नहीं कर रही होती है। जिनको दूसरे लफ्ज़ में वॉच डॉग्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी के मेजर्स को देखते हैं, लीन ऑपरेशन, क्लीन ऑपरेशंस को देखते हैं, वो ही जाके इंस्पेक्शन नहीं करते। अगर इंस्पेक्शन करते हैं तो पैसे लेके वो छोड़ देते हैं, इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जबकि ये सारे स्टैंडर्ड सेट हुए हैं। जब वो वर्किंग नहीं करेंगे तो फिर ऑर्गेनाइजेशन भी इनको इन प्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन रेज हुआ 2-3 मरतबा, so it's not a management activity, it's the activity of all people. देखिए प्रोडक्शन फ्लोर के अंदर जहाँ पे ऑपरेशन हो रहे हैं, ऑपरेशन के बाद मिडल लेवल मैनेजमेंट आती है। इवन बताऊँ, एक जो लेबर वर्क काम कर रही है ऑयल फैक्ट्री के अंदर, और ऑयल के अंदर वो ऑयल बना रहे हैं, ठीक है, और उनकी पैकेजिंग कर रहे हैं, अगर वो जिस जगह पे हैं काम करने से पहले और काम करने के बाद उस जगह को साफ नहीं करेंगे तो उसके बाद उनका सुपरवाइजर आता है, सुपरवाइजर के बाद उनका उस ऑपरेशन का मैनेजर आता है, ऑपरेशन मैनेजर जो है वो मिडल लाइन का आता है, और मिडल लाइन के बाद फिर टॉप मैनेजमेंट आती है। तो सुपरवाइजर के बाद जो उस ऑपरेशन मैनेजर तक तो दूर की बात, ये सिर्फ उस इंडिविजुअल सुपरवाइजर से भी नीचे उस इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब वो लोग इस जगह पे काम कर रहे हैं कि वो उसको साफ करें, और जब शाम को वो छुट्टी करने से पहले, ये इनकी स्टैंडर्ड वर्किंग होती है, वो उस एरिया को क्लीन करके धो के उस एरिया को जाते हैं। जैसे ऑयल पैकेजिंग है तो वहां पे भी समटाइम पैकेट स्पिल हो जाता है, पैकेट फट जाता है जिससे ऑयल गिरता है, तो ये उसी टाइम पे उसको साफ करते हैं, और जब फिनिश करते हैं तो उसको दोबारा से सफाई होती है।
इंडस्ट्रियल केमिकल्स मिलते हैं जो जिनका काम ही सिर्फ इंडस्ट्रीज के अंदर सफाई को करना है, ठीक है। तो ये क्वालिटी मैनेज करना ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, ये उसका हर एक आदमी का काम होता है कि वो इन 5S को प्रैक्टिस कर सके। मैंने एक क्लीन की एग्जांपल दी है, ये सारी चीजें देखें। अब काशिफ ने वो फाइल लेके आया और वो फाइल आके उसने B3 के अंदर दोबारा नहीं रखी। अब जब फॉर एग्जांपल 1 महीने बाद सेठ दोबारा कहता है कि उस फाइल को लेके आओ, अब काशिफ ने कंप्यूटर में सर्च दिया और उसको पता लगा ये बी अलमीरा बी के अंदर रो नंबर बी के 3 के अंदर और कॉलम 3 में पड़ी है। काशिफ वहां पे जाता है और उस कॉलम 3 के अंदर 10 फाइल्स पड़ी हैं, 10 की 10 फाइल्स वो 1 मिनट में देख लेगा, लेकिन उसको वो फाइल वहां पे नहीं मिल रही क्योंकि काशिफ ने उस फाइल को जब लास्ट टाइम एक्सेस की थी तो उस जगह पे दोबारा नहीं रखा। या काशिफ और एक आदमी एक टीम वर्क है, टीम में काम कर रहे हैं, काशिफ ने ला के उसको दी कि आप उसमें रख दो, उसने नहीं रखी या इसने खुद नहीं रखी, तो फिर इस सिस्टम को जिसको हम कह रहे हैं कि आपने एक सिस्टमैटिक वे से स्ट्रक्चर फाइलिंग सिस्टम से चीज़ों को प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, जब काशिफ ने उसको अपनी जगह पे रखा ही नहीं तो वो नेक्स्ट टाइम उसको एक्सेस नहीं कर रहा। तो इसमें मैनेजमेंट तो इन्वॉल्व नहीं है, काशिफ का बॉस तो इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि काशिफ हिमसेल्फ इन्वॉल्व है कि वो उस फाइल को दोबारा आके उस जगह पे प्लेस करे। अगर वो नहीं करता तो वो उसकी ही मिस्टेक है, वो उसकी गलती है और वो उसी लिहाज से पेनलाइज या वट एवर वार्निंग एंड वट एवर इज द रीट्रेनिंग उसको जरूरत है। जो एक्शंस मैनेजमेंट के हैं, जो HR से डिसाइडेड हैं, वो एक्शंस उसके अगेंस्ट लेने चाहिए या वो मेजर्स लेने चाहिए कि जिससे वो नेक्स्ट टाइम वो चीज़ ना हो। सो ये 5S, इसके अंदर ऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑल लेवल के लोग इन्वॉल्व होते हैं और उन्होंने हर एक ने अपना रोल या पार्ट अपना प्ले करना होता है कि किस तरह से वो इस 5S प्रैक्टिसेस को इन प्लेस कर सके। ठीक हो गया। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, मैं लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लूं। अच्छा, ये आपके स्लाइड शॉर्टली मैं अपलोड कर दूंगा, देख लेंगे। नेक्स्ट है, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द TQM, और नेक्स्ट जो है वो 6 सिग्मा है, ठीक है। और अगर हम 6 सिग्मा को देख लें तो 6 सिग्मा क्या कहते हैं, ये क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो फर्स्ट हैं, वो कौन है? मोटरोला इन द 1980s। होपफुली आपको मोटरोला का पता होगा, ये टेलीकॉम कंपनी है जो कि अमेरिका की है, ठीक है। और इसने ये 6 सिग्मा कब दिया था?
ये 1980s के अंदर। अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन आया था स्टैंडर्डाइज का, ठीक है, कि स्टैंडर्डाइज क्या है। क्योंकि क्लास स्टैंडर्डाइज क्या है, जिसको पता है राइट करें, क्विकली राइट मैसेज में लिख लें, व्हाट इज द स्टैंडर्डाइज। ये तो हम ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था तो हमने शुरू में देखा था कि स्टैंडर्डाइज क्या है। लास्ट वीक के भी लेक्चर्स में आया, कल के लेक्चर पे भी हमने स्टैंडर्ड और जो बेंचमार्क के हमने जिक्र किया वो हमने देखा, डिस्कस किया कि व्हाट कुड बी द स्टैंडर्ड्स, ठीक है, स्टैंडर्ड्स क्या हो सकते हैं। क्यों जी, क्या है स्टैंडर्डाइज? मीन्स टू बी कंसिस्टेंट इन योर अप्रोच, ठीक है। स्टैंडर्डाइज का मतलब है कि आप किसी भी चीज को उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक करें, और जैसे कि आप कह सकते हैं स्टैंडर्डाइज एजुकेशन की हम बात करते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम दूसरे लफ्जों में करें कि किसी भी स्टैंडर्ड या मेजरमेंट या कोई भी वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग किसी चीज को कंफर्म करना, उसके अकॉर्डिंग उस चीज को करना, दैट इज अ स्टैंडर्डाइज। और अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो जैसे अगर मैं एक बात करूं कि स्टैंडर्ड सेट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की बात करूं कि अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यूपीएस बनाना है तो यूपीएस के अंदर जो आप केबल लगाएंगे जो उसके इनसाइड पे यूज होती है, तो उसका स्टैंडर्ड ये है कि उस केबल के अंदर जो कॉपर है वो 99.9% होनी चाहिए। तो आपको हाई क्वालिटी की वो केबल लगानी पड़ेगी जिसकी कॉपर जो है वो 99.9% होगी, ठीक है। अब उस कॉपर को कौन चेक करता है? उसको मशीन्स चेक करती हैं कि ये जो केबल या वायर या तार जो इस है ये 99.9% कॉपर है या 70% कॉपर है या 60% कॉपर है, ये जो है वो मशीन चेक करती है। बट व्हाट इज द स्टैंडर्ड, कि अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए कि आपने प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का बनाया है, तो इसके अंदर कॉपर जो है वायर वो 99.9% कॉपर वायर होनी चाहिए, इससे कम का स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये फुली कॉपर है। वजह क्या होगी? क्यों कि अगर वो लेस कॉपर की है तो इसमें फ्लक्चुएशन हो सकती है और आग लग सकती है और फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी वजह से इसका स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि ये जो वायर यूपीएस के अंदर लगेगी वो 99.9% कॉपर होनी चाहिए। सो दैट्स अ स्टैंडर्ड विद एन एग्जांपल, ठीक है। होपफुली जो है इट्स क्लियर। अच्छा जी, लास्ट पे हम जो है सिक्स सिग्मा है, ठीक है। इसका मकसद क्या है? रिडक्शन इन द नंबर ऑफ फॉल्ट्स, फॉल्ट्स के अंदर रिड्यूस करना। ये वही फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं जिनमें से एक प्रिंसिपल है कि जहां पे आप देखते हैं, ठीक है, प्रिवेंशन क्योर से बेटर है, जिसके अंदर हमने ये देखा कि फॉल्ट को अकर ही ना होने दो, फॉल्ट को होने ही ना दो, ठीक है, होने से पहले उस फॉल्ट को खत्म कर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं रिडक्शन इन द नंबर ऑफ फॉल्ट, द सिग्मा स्टैंड्स फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इसमें आपका ऑथर भी कहता है कि डजंट नीड टू एक्सप्लेन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, और मैं भी समझता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन को समझाने की अभी इस वक्त पे कोई जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, आज हम यहाँ तक ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे हम पढ़ेंगे। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज डू आस्क, क्वेश्चंस पूछ लें, इससे रिलेटेड है। अच्छा, मैं एक मिनट इसको रिव्यू कर लूँ, ठीक है, ताकि आज का लेक्चर फिर उसके बाद क्वेश्चंस भी ले लेता हूँ। अच्छा, कल जो हमने किया था ट्यूकेम का किया था, डैमिंग के 14 पॉइंट्स देखे थे, ठीक है। फिर फंडामेंटल फीचर्स हैं, प्रिवेंशन ऑफ एरर बिफोर दे अकर, कंटिन्यूड इंप्रूवमेंट है, रियल पार्टिसिपेशन बाय ऑल है, एंड ट्यूकेम कमिटमेंट ऑफ सीनियर मैनेजर। जस्ट रिवाइज करो, देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस।
टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के टूल्स हैं। क्वालिटी सर्कल्स हमने कल स्टार्ट किया था, आज हमने पूरा देख लिया कि क्या होता है। फिर काइजन है, 5S है और 6 सिग्मा है। 6 सिग्मा भी इंशाल्लाह इसको हम कल फिनिश कर देंगे स्टार्ट में। क्वालिटी सर्कल्स क्या हैं, क्या होते हैं, आज भी हमने रिपीट किया, देख लिया इसके एडवांटेजेस क्या हैं और किस तरह क्वालिटी सर्कल को आप इनकरेज और डेवलप करते हैं। नंबर ऑफ वेज हैं वो हमने देख लिए और फिर वो सारे पॉइंट्स 4 और 7 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, जिसमें सीनियर मैनेजमेंट की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, हर कोई इन्वॉल्व होगा और हर एक जो है वो इस क्वालिटी को देखे। ये सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स हमने इस क्वालिटी सर्कल के अंदर देखे हैं, ठीक है। और ट्रेनिंग की हमने बात की है। कल्चर को बहुत ज़्यादा जो है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुका हूँ, आज भी हमने इस कल्चर के जो है वो देखे हैं कि किस लिहाज से है। और फिर हमने काइजन देखा। काइजन क्या होता है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता है, जिसके अंदर हमने देखा कि ऑल लेवल हर कोई इन्वॉल्व हो। फीचर ऑफ काइजन के ये हैं, हर किसी को इनकरेज किया जाए। ये अगेन कल्चर से रिलेटेड आता है, हर कोई सजेशन दे, ओपिनियन दे, हर एक की ओपिनियन को वैल्यू करें, ठीक है। जैसे हम कहा ना कि हाँ तुम्हें ज़्यादा पता है, चुप करके बैठ जाओ, मैं 6 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ या मैं इतने अरसे से कर रहा हूँ, जैसा कि होता है यहाँ पे मोस्टली हमारे कल्चर के अंदर ऐसी चीज़ आती हैं। अच्छा, सजेशन एक एरिया के अंदर लिमिटेड नहीं है, ओवरऑल होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी जगह पे कोई भी इंप्रूवमेंट होती है, सच एज उसने बताया प्रोडक्शन, मार्केटिंग, किसी भी एरिया के अंदर कोई भी ऐसी इंप्रूवमेंट आती है, सजेशन आती है, तो आपने काइजन के अंदर लेनी है। ऑल एरिया के अंदर, जैसे मैंने एग्जांपल दी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की, तो कंप्यूटर लैब्स भी बन रही हैं, लाइब्रेरी के अंदर भी और नई बुक्स आ रही हैं, बिल्डिंग्स भी बन रही हैं, मल्टीमीडियाज आपके जो है वो नए लग रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग भी है, आईटी की इम्प्लीमेंटेशन भी है, प्रोसेस एनहांसमेंट भी है, इम्प्रूवमेंट भी है या इनोवेशन भी है, क्यूरिकुलम के अंदर डेवलपमेंट है, जो प्रोडक्ट है क्यूरिकुलम डेवलप कर रहे हैं, क्यूरिकुलम को आप जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, जो करंट इश्यूज हैं दुनिया भर के अंदर, उनसे रिलेट कर रहे हैं। जैसे अगर हम आपको बता चलूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत एम्फेसाइज है, तो ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मॉड्यूल को पढ़ा रही हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की इंपॉर्टेंस आजकल बहुत बढ़ गई है कि पाकिस्तान के अंदर सारे जॉब सीकर्स ना बने, जॉब क्रिएटर भी बने, उस कोर्स को पढ़ाना, ये सारे आपके क्या है, इम्प्रूवमेंट है, ये आपके काइजन है। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे अब सी पैक है तो सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स के ऊपर बहुत एम्फेसाइज हो रहा है और यूनिवर्सिटी सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक के ऊपर स्पेशलाइजेशन करवा रही है, ठीक है। तो ये सारा क्या होगा कि एवरी एस्पेक्ट के अंदर, एवरी मैनर के अंदर आपने अपने इंस्टीट्यूट को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को इम्प्रूव करना है इन ऑल एक्टिविटीज के अंदर। दैट इज द काइजन, ये काइजन है कि हर एस्पेक्ट के अंदर है, ठीक है। ट्रेनिंग देना और रिसोर्सेज भी देना ताकि वो जो सजेशंस आई हैं, जो इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, उनको आप इम्प्लीमेंट भी कर सकें, ठीक है। तो ये सारे हमने काइजन की फीचर के अंदर देखा और विद एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। काइजन के अंदर डेमिंग ने पीडीसीए साइकिल दिया, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, ठीक है, जिसके थ्रू आप काइजन को इम्प्रूव कर सकते हैं। आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम्स, टेस्ट पोटेंशियल सोल्यूशन, सोल्यूशन को जब आपने टेस्ट किया उसके रिजल्ट को आप देखें और इम्प्लीमेंट द बेस्ट सोल्यूशन, उसके बाद जो बेस्ट सोल्यूशन है उसको आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। ये प्लान, डू, चेक एंड एक्ट है। प्लानिंग में एनालाइज द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी, develop hypothesis about what the issues may be and decide which one to test. Do, test the potential solution ideally on a small scale and measure the result. Check, रिजल्ट को स्टडी करें। इसके अंदर मैंने आपको वैक्सीन की आपको एग्जांपल दी, दिस इज द सेम वे जिसमें होता है जिसके थ्रू आप सारी चीज़ें करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो कहता है इस साइकिल को आप इम्प्लीमेंट करें तो ये आपकी काइजन क्या है, पीडीसीए साइकिल आपका कंप्लीट होता है। फिर 5S की हमने प्रैक्टिसेस देखी। आई डोंट नो व्हाई स्क्रीन जो है वो एकदम से लॉस्ट हो गई। अच्छा, 5S प्रैक्टिसेस काइजन का हिस्सा है, ठीक है, जापानीज वर्ड है और इसके अंदर ये हमने 5S प्रैक्टिसेस नेक्स्ट स्लाइड में देखी। स्ट्रक्चराइज, सिस्टमाइज, सैनिटाइज, स्टैंडर्डाइज एंड सेल्फ डिसिप्लिन। अनदर सम सिर्फ लफ्जों की थोड़ी सी तब्दीली है और उसकी एक्सप्लेनेशन है ताकि आप उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। ये एस का सीक्वेंस वही है, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन, ये सारी चीजें उसी लिहाज से मौजूद हैं जो कि इसमें है। सिर्फ एक रखा हुआ है एडिशनली, अगर आप स्टूडेंट कंफ्यूज होते तो मैं इसको निकाल दूंगा, ठीक है, बट ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने रखा हुआ है।
सिक्स सिग्मा, यहाँ तक हमने देखा कि सिक्स सिग्मा क्या है, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ फॉल्ट्स, ठीक है, दैट्स अ सिक्स सिग्मा। 1980s के अंदर मोटरोला ने इसको स्टार्ट किया था इस प्रोग्राम को। अब क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी, ठीक है, ये आसिम हम कल देखेंगे कि सिक्स सिग्मा क्या होगा, ठीक है। देखिए ये चीजें तो हम पुरानी पढ़ चुके हैं, ये तो अभी आपको वैसे समझ जाना चाहिए। हम मार्केटिंग में ही देख चुके हैं कि आपके जो ऑपरेशंस हैं वो जब तक कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होंगे तो उनका फायदा कोई नहीं होगा। मार्केटिंग में हम देख चुके हैं कि आप प्रोडक्ट वो बना के दें जो कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करे। तो आज तो हम देख रहे हैं जो लोग प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, तो जो लोग प्रोडक्ट बनाने वाले होंगे श्योरली वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सो इट इज operation oriented as well and in more focus according to the requirement। operation oriented क्यों है? क्यों कि ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको बना रहे हैं। ठीक हो गया। सप्लाई चेन ये आज के टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आपके प्रोडक्ट को सप्लायर से लेकर एंड कस्टमर तक पहुंचाना, ये सारी जो चेन है ये सप्लाई चेन कहलाती है। ठीक है, और सप्लाई चेन की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, सी पैक में सप्लाई चेन का कोर्स जो है वो यूनिवर्सिटीज़ पढ़ा रही है कि चाइना से लेकर ग्वादर पोर्ट तक और पोर्ट से आगे कस्टमर्स टूवर्ड पूरी दुनिया तक जो चीज़ों को पहुंचाना है ये वो सप्लाई चेन कहलाती है। सप्लाई चेन को चाइना की शहरों से, उनकी फैक्ट्रीज से सामान को लॉरीज एंड ट्रक्स के अंदर लेके इस सी पैक के रूट के थ्रू ग्वादर पोर्ट तक पहुंचाना, ये पूरी सप्लाई चेन है। और अगर उन फैक्ट्री की सप्लाई चेन को देखें तो उस सी पैक ग्वादर पोर्ट तक नहीं बल्कि उसकी शिप अगर जाती है और जाके वो अमेरिका में जाके अपने सामान को पहुंचाती है तो उसकी सप्लाई चेन उसकी फैक्ट्री से लेकर अमेरिका के उस एंड यूज़र तक वो सप्लाई चेन कहलाती है। ठीक है, डिफरेंट इंटरमीडियरीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। इधर आपकी जो सी पैक से आके ग्वादर पोर्ट में शिप पे जो सामान लोड होता है और उस लोड होने के बाद वो अमेरिका में जाता है और अमेरिका में आप आगे थर्ड पार्टी को हैंड ओवर कर देते हैं, लाइक अमेजोन को हैंड ओवर कर देते हैं और अमेजोन आगे फर्दर एंड यूज़र को देता है। सो दैट इज़ अ कंप्लीट सप्लाई चेन। ठीक है, आपकी सप्लाई की जो चेन है, कड़े हैं, वो सप्लाई चेन कहलाते हैं। फैक्ट्री से लेकर आपके एंड प्रोडक्ट तक, नॉट फैक्ट्री, इफ आई वुड से अगर कंपनी है तो उसके इवन सप्लायर से रॉ मटेरियल आने तक और एंड कस्टमर तक जाने तक जो कंप्लीट सप्लाई की चेन है, कैसे आप लेके आते हैं, रूट कौन सा होता है और लॉजिस्टिक्स कौन सी है। लॉजिस्टिक्स हम कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें कहता हूँ पिकअप सुजुकी पे आएगा या शेजोर पे आएगा या ट्रेन के अंदर आएगा या शिप के अंदर आएगा या जहाज के अंदर आएगा, ये सारी लॉजिस्टिक्स में आती हैं। तो सामान का आपका रॉ मटेरियल सप्लायर से सोर्स करना, फैक्ट्री में प्रोड्यूस करना और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करना कस्टमर तक, ये सारी जो चेन है आपके रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक की, ये सप्लाई चेन कहलाती है आपकी। अमीर फैजान आपका रेज हैंड हुआ और आई बिलीव इसका आंसर मैंने कर दिया। अगर आपको अभी तक नहीं मिला तो that's explanation of a supply chain। you have raised again hand, लेकिन आपका यहाँ पे कोई राइटिंग में क्वेश्चन नहीं आ रहा, वही पुराना क्वेश्चन है व्हाट इज अ सप्लाई चेन, जो कि मैं आंसर कर चुका हूँ आपको। चलें ठीक है, क्लास इंशाल्लाह कल मिलते हैं और सिक्स सिग्मा से आगे हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल तो नहीं है, ऑन थर्सडे वट एवर इज द टाइमिंग, थर्सडे को फाइनल होने के बाद इंशाल्लाह अपडेट कर देंगे आपको, जिले बास आपको अपडेट कर देगा। ठीक है, थैंक यू क्लास, ओके, अल्लाह हाफिज़।